हेलो हेलो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स। मैं हूँ इसके निर्मल अग्रवाल और मेरे साथ है मेरे कलीग सी विवेक गग्गर। और आप हमें देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एनवीआर एडवाइजर्स। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज का पहला लेक्चर लेके आ रहे हैं। इस सीरीज में हम डिस्कस करेंगे बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, जिसमें हम ओवर द डेप्थ कवर करेंगे नॉट जस्ट इक्विटी शेयर्स बट इसी के साथ साथ हाउ डू वी डील विद फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस एंड उसके साथ जुड़ी हुई बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज जिससे आप अपने लॉस को मिनिमाइज करके प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर सकते हैं। So, without any further delay, I would want Vivek to start with the presentation. जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे टॉपिक का नाम लिखा हुआ है बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है? बिकॉज कहीं ना कहीं हम में से जितने भी लोग हैं इस मार्केट के साथ एसोसिएटेड हैं, जाने या अनजाने। आप में से काफी लोग इस तरह से होंगे जो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं या जो इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स बाय करते हैं, जिसके मान लीजिए एलआईसी की पॉलिसीज भी क्यों ना हो। तो अगर हम इन एग्जांपल्स को भी देखें तो म्यूचुअल फंड भी क्या करता है, हमसे हमारा पैसा लेके उसे इक्विटी मार्केट्स में इन्वेस्ट करता है। एट द सेम टाइम अगर आप किसी इंश्योरेंस पॉलिसी को बाय कर रहे हैं, चाहे वो एलआईसी की हो या किसी प्राइवेट इंश्योरेंस प्लेयर की भी हो, वो भी आपको रिटर्न कैसे कमा के देते हैं? जो भी आपके पास जो प्रीमियम कलेक्ट करते हैं, आफ्टर ऑल द एक्सपेंसेस व्हाट दे हैव, उस प्रीमियम को भी वो इन्वेस्ट करते हैं इक्विटी मार्केट्स में, दैट इज इन द शेयर मार्केट्स। एंड वहां से जो रिटर्न उनके पास आता है, दे रिटेन अ पार्ट ऑफ द रिटर्न एंड बाकी का रिटर्न जो होता है वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो अगर आप देखें यहाँ पे जितने भी इन्वेस्टमेंट क्लासेस हैं एज ऑफ नाउ इंडिया में, अगर मैं उनमें से कुछ की बात करूं तो वी कैन लुक एट फिक्स्ड डिपॉजिट्स, जो कि सबसे सेफेस्ट फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट है, जहाँ पे जो हमें रिटर्न मिलता है ऑन एनुअलाइज बेसिस अराउंड 5 to 6%। अगर मैं थोड़ा उससे ऊपर जाऊं, देन यू हैव बॉन्ड्स, जो अलग अलग कंपनीज के बॉन्ड्स होते हैं। वहां पे जो आपके रिटर्न्स होते हैं दे आर अगेन फिक्स्ड इन नेचर, बट बॉन्ड्स पे आपको जो रिटर्न्स मिलेगा इट इज अब स्लाइटली बेटर एज कम्पेयर टू द फिक्स्ड डिपॉजिट्स। दैट कैन बी एट अराउंड 7% और 8% ऑन अ मैक्सिमम लेवल। अगर हम थोड़ा उससे और ऊपर जाएं, देन अनदर एसेट क्लास इज रियल एस्टेट। रियल एस्टेट इन द पास्ट हैज गिवन सम फिनोमिनल रिटर्न्स, लेकिन अगर आप लास्ट 5 साल से देखेंगे तो ये जो मार्केट है रियल एस्टेट की कहीं ना कहीं बहुत सारा स्टैग्नेंट हो चुकी है। वेरिन या तो रिटर्न्स इसे दिए ही नहीं है, और कुछ कुछ केसेस में द रिटर्न्स हैव आल्सो बीन नेगेटिव, एंड दैट इज वेयर रियल एस्टेट इन टुडेस टाइम मे नॉट बी अ लुक्रेटिव सेक्टर फॉर इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव। एक और इन्वेस्टमेंट क्लास जो बहुत कॉमनली यूज होता है एंड ट्रेडिशनली इंडिया का फेवरेट रहा है, दैट इज गोल्ड। अगर आप गोल्ड की बात करें, एज ऑफ नाउ इट्स ट्रेडिंग एट वेरी हाई प्राइस। गोल्ड अभी की तारीख में क्लोज टू अराउंड 50,000 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, नॉट एग्जैक्टली बट उस रेंज के आसपास पहुंच चुका है, एंड इज स्लाइटली ओवर प्राइस एट दिस पर्टिकुलर सिनेरियो। ऑल्सो अगर आप गोल्ड की बात देखेंगे तो गोल्ड ओवर द पीरियड बहुत ही स्टेबल होता है, बट वेन एवर सिचुएशन, जब कुछ पैनिक हो रहा हो मार्केट में या कुछ सिचुएशन है जैसे कि जहाँ पे कुछ अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है, जैसे कि करंट टाइम्स है ऑफ कोविड 19, तब आप देखेंगे कि जितने भी मेटल्स है, प्रेशियस मेटल्स, चाहे वो गोल्ड हो, सिल्वर हो, दे वुड शो अ वेरी हाई सर्च इन देयर प्राइसिंग। एंड इन सब के अलावा द नेक्स्ट और द फाइनल ऑप्शन जो हमारे पास बचता है इज इक्विटी या म्यूचुअल फंड्स, जहाँ पे हमें वेरिएबल रिटर्न्स मिल सकते हैं। When you look at equity, there is no cap in terms of what a average return a person can make. At the same time, there is a huge amount of risk involved. But then that is the beauty about equity investment कि अगर आप रिस्क को मैनेज करके चल सकते हो, and if you follow certain understanding, अगर आप कुछ डिसिप्लिन के साथ काम करते हैं, you can actually try to maximize your returns. So this was a brief about what equity investments are all about, किस तरह के इन्वेस्टमेंट क्लासेस हो सकते हैं, and why equity stands apart as compared to the other investment classes. बट टू स्टार्ट विद द बेसिक्स एंड समझने के लिए आई विल आस्क विवेक टू स्टार्ट विद द थिंग्स कि किस तरह से व्हाट इज अ कंपनी, इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। यस विवेक। Yeah, so before jumping into कि equity markets, stock markets वो क्या है क्या नहीं है, as Nirmal rightly pointed out, there are various class of assets. For example, equity markets, stock, bank deposits, bonds, etc., real estate. इन सब चीजों में एक थिन लाइन हमको समझनी होगी कि जिस भी कंपोनेंट में रिस्क ज्यादा है तो रिटर्न्स भी ज्यादा होंगे, एंड अगर रिस्क कम है तो रिटर्न्स भी कम होंगे। तो फॉर एग्जांपल बैंक डिपॉजिट्स आर द सेफेस्ट फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो इसके लिए उसमें 6%, 6.5% रिटर्न्स है। तो गो टू अ स्लाइटली हायर रिस्की सिनेरियो, फॉर एग्जांपल बॉन्ड्स। अगर वो कंपनी के बॉन्ड्स हैं तो ऑब्वियसली इट कैन गिव यू अराउंड 8, 9, 10%, बट इफ इट्स अगेन अ गवर्नमेंट बॉन्ड्स तो 6 to 7% is the return you would get, because government bonds are highly safe. Then you go to real estate, you go to equity markets, the risk increases, and therefore the
returns are phenomenally unlimited. Because उन cases में your investment can turn zero also and can multiply by 1,000 also. And that's why the risk is huge and therefore the returns are huge. Yeah, Nirmal. Yes. So coming to the introduction, when we talk about equity shares क्या होते हैं? Equity shares are basically shares which form the part of share capital of a company. अब आप बोलेंगे कि हर कंपनी के शेयर्स हम मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं? The answer is no. So here what we have tried to do is we have brought out a brief chart कि कंपनी किस तरह की हो सकती है. We can have two types of companies. One is a private company and the other is a public company. As a name suggests, प्राइवेट कंपनी उस तरह की कंपनी होती है जहां पे जो शेयर होल्डर्स होते हैं या जो कंपनी के ओनर्स होते हैं आर फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ अ क्लोजली हेल्ड ग्रुप. Whereas when you look at a public company, यहाँ पे there is more open participation, wherein बहुत से लोग साथ मिलकर भी अपना कैपिटल चिप इन कर सकते हैं and there you can also do a business on a very larger scale. So ये हो गया पहला demarcation of a company. It can be a private company or a public company. अब जो पब्लिक कंपनी होती है उसी में से कुछ कंपनीज होती हैं जो लिस्ट होती हैं. सो हैविंग सेड दैट अ प्राइवेट कंपनी कैन नॉट बी लिस्टेड. So let's come to a public company. A public company can have two types. One, it could be a listed company. Other, it could be a unlisted company. अगर कंपनी अनलिस्टेड है which means कि उस कंपनी के शेयर्स आप स्टॉक मार्केट के फ्लोर पे ट्रेड नहीं कर सकते या स्टॉक एक्सचेंज पे आप उसकी ट्रेडिंग नहीं कर सकते. ओनली इन केस ऑफ अ लिस्टेड कंपनी, जब उस कंपनी के इक्विटी शेयर्स कंपनी पे एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं, those are the categories which we are looking at. Let's say for example Reliance or say Infosys. These are public companies which are listed on stock exchanges and इसीलिए इनके जो शेयर्स होते हैं उनको हम ट्रेड कर सकते हैं. And that is where trading is possible. Vivek, if you can guide us through the purpose of listing of a company. अभी for example, let's say hypothetically एक company है, it's a profit making company for the let's say past 3, 4, 5 years, and there can be multiple scenarios. Let's say कंपनी में कोई डेट नहीं है, प्रमोटर्स का सिर्फ इक्विटी शेयर्स इन्वेस्टेड है एंड प्रमोटर्स को और पैसा रेज करना है मार्केट से. सो वन ऑफ द रीजंस टू गो फॉर अ लिस्टिंग इज टू रेज मनी फ्रॉम द मार्केट. नाउ यू मे आस्क कि अगर मुझे पैसा चाहिए तो आई कैन आल्सो गो टू अ बैंक, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि अगर मैं बैंक के पास जाता हूँ तो बैंक वुड आस्क मी फॉर अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो मेरे कंपनी के बुक्स में देयर वुड बी अ फिक्स कॉस्ट in the form of an interest. So let's say I'm taking a loan of 100 crores and if the rate of interest of a bank is 10%, I would have a fixed cost of 10 crores. So that makes equity markets more lucrative for the company perspective. Number one. Number two, अभी hypothetically let's say company के books में already एक private equity investor ने invest किया हुआ है. Now if that investor wants an exit and there is the company is very profitable and investor को exit चाहिए, the company can go for listing, offer the shares of the private equity investor as an OFS, जिसका full form है offer for sale, and company can thereby raise money from the public also for self purpose and also give the exit to the investor. Also, for example, let's say company is again a profit making company and the promoters themselves want some exit to encash their holdings. Obviously option one could be going to a private equity investor. Then also the company would remain a unlisted company. But let's say company wants to go public and raise money from the market. Company can have a mixture of OFS, which is offer for sale, wherein the promoters can partly offload their stake in the floor of stock exchange, and also company can issue fresh equity shares so that the money comes into the books of the company. So these are probably some of the reasons why a company looks for a listing perspective as compared to other forms of fundraising. Yes, Nirmal. So as Vivek rightly said, जब किसी कंपनी को हम लिस्ट करते हैं, there are two objectives. One is to actually raise certain funds as well, because अगर कंपनी लिस्ट कर रही है, basically what they are trying to do is they are approaching the public and trying to tell them कि आप मेरी कंपनी में पैसा लगाइए and we would try to generate a better return for you. और वो किस तरह होता है? कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक को बेचती है. इसमें दो चीजें हो सकती है. नंबर वन, एज विवेक सेड, कंपनी के जो प्रमोटर्स या जो कंपनी के बाकी प्राइवेट इन्वेस्टर्स थे, वो जो शेयर्स होल्ड कर रहे हैं वो उन शेयर्स को पब्लिक को बेच देंगे. इन विच केस व्हाट वुड हैपन, जो पैसा कलेक्ट होगा वो डायरेक्टली गो इन द पॉकेट्स ऑफ द प्रमोटर्स
or the private investors. Other option could be अगर कंपनी को बिजनेस एक्सपेंशन के लिए भी फंड्स चाहिए तो साइमल्टेनियसली कंपनी वुड इशू फ्रेश इक्विटी शेयर्स टू देयर पब्लिक शेयर होल्डर्स. उस केस में व्हाट वुड हैपन, जो भी फंड्स रेज होंगे पर्सुएंट टू द आईपीओ, दैट फंड्स वुड कम इनटू द कंपनी. सो ये हो गया फंडामेंटल डिफरेंस. Typically what happens in IPOs, there is a combination of both. तो let's say अगर कंपनी 10,000 शेयर इशू कर रही है by way of an IPO, there could be a possibility whereby, say, let's say for example 60% of those shares are sold by the promoters or the private investors, and 40% of those shares could be a fresh issue of capital as well. So this can be a combination as well. So ये हो गया हमारा basic overview of what a company is. दो तरह की कंपनी हो सकती है, private and public. Private companies are not supposed to be listed, not allowed to be listed rather. पब्लिक कंपनीज हैव अ ऑप्शन टू गेट लिस्टेड, एंड जब वो कंपनी लिस्ट हो जाती है उसके बाद उनके जो शेयर्स है दे गेट स्टार्ट ट्रेडिंग ऑन द फ्लोर ऑफ द स्टॉक एक्सचेंजेस. नेक्स्ट स्लाइड विवेक. Yeah, before going to the next slide, let us also discuss, for example, we have discussed, this company structure. We should also understand what are the other structures through which an entity can do business, through which a person can do business. The classic example being company. Let's say a person wants to start a small business or a middle level business. There are obviously other forms of structure like proprietorship, partnership, HUF, LLP, and obviously company. Now, the difference between company and the other form of entity structures is in a company, आपकी compliances जो हैं that increases because there is more transparency. In case of a company, you need to submit your accounts, your records, your documents also to a additional regulator called as Ministry of Corporate Affairs. So आपके जो भी annual accounts हैं, आपकी जो resolutions हैं, decisions हैं, you will also need to submit with the Ministry of Corporate Affairs. उसमें ROC जो Registrar of Companies scrutinizes your accounts records, whereas in case of other structures, for example proprietorship, partnership, HUF, only and only income tax is the only regulator whose only perspective is whether the tax collection, tax paid is appropriate or not. Is there any tax leakage in the accounts or not? Whereas in case of a company, income tax obviously scrutinizes the books of accounts from a tax perspective, but Ministry of Corporate Affairs also safeguards the interest of investors. So for example, let's say company के accounts सब बराबर नहीं बने hypothetically, लेकिन अगर tax perspective से अगर issue नहीं है, it is possible that income tax doesn't deep dive further. But in case of a company, if the accounts are properly maintained, and if the accounts are not properly maintained and it somehow impacts some of the shareholders, debenture holders, lenders, ROC, Ministry of Corporate Affairs, is an additional regulator in case of a company. If the company is a public company which is listed, the listed company on a, let's say, NSE or BSE, SEBI becomes an additional regulator. जिसमें आपको आपके अकाउंट्स इनकम टैक्स में ऑब्वियसली सबमिट करने ही होंगे, आपको आपके अकाउंट्स ऑब्वियसली ROC, MCA में सबमिट करने ही होंगे. एडिशनली आपको आपके अकाउंट्स BSE पे या NSE पे पब्लिश करने होंगे, wherein the SEBI becomes an additional regulator. In case of a listed company, obviously BSE, NSE periodically asks some clarification from the company. कि अगर आप listed company हो, आप में public के पैसे invested है, and if there is any news, buzz going on in the market which can impact the stock price, then this additional regulator known as the SEBI, or let's say BSE, NSE, ask you some questions, clarification in respect of the buzz going on the market. Coming to the next slide. Done, Nirmal. See, so as we were talking about, दो exchanges है, although there are multiple exchanges in the country, the two most prevalent stock exchanges are, one is BSEindia.com, where BSE India is Bombay Stock Exchange of India, and the other is NSE India, which is the National Stock Exchange of India. अगर आप notice करेंगे, there are many other exchanges as well. However, in India, these two are the most widely used and traded exchanges. What we have done here is हमने इन दोनों exchanges के जो websites हैं, उनके screenshots भी यहाँ पे डाले हुए हैं, only for a quick reference. In the next part of the video, what we will also do is we will take you to NSE India and BSE India website as well. We will open up a stock and also try to make you understand किस तरह से हम stocks के बारे में details को इन website से pick कर सकते हैं. Also, as we rightly said, there is one more organized entity which is called as Securities and Exchange Board of India, which is SEBI, and SEBI is the one जो रेगुलेट करती है हर उस कंपनी को जिनके शेयर्स या सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होते हैं. And why is SEBI formed? SEBI is predominantly formed to safeguard the interest of all the public shareholders. अब आप पूछोगे पब्लिक शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? पब्लिक शेयर होल्डर्स रिटेल इन्वेस्टर्स है, पीपल लाइक यू एंड मी, जो मार्केट में जाके इन सब कंपनीज के शेयर्स खरीदते हैं.
basically shareholders can be of two types. One are the promoters. Now promoters कौन होते हैं? Let's say अगर मैं Reliance की बात करूँ तो Mr. Mukesh Ambani and his entire family, his entire peers would be the promoters of the company because they are the one जो कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं, उस कंपनी को चला रहे हैं, उस कंपनी के डिसीजंस को ले रहे हैं. Whereas people like you and me, अगर हमारे पास Reliance के शेयर्स पड़े हैं, we are the public shareholders because we don't have any controlling interest in the company and we only have the financial interest in the company. And from our perspective, हमें safeguard करने के लिए Securities Exchange Board of India is there, SEBI is there, plus जो stock exchanges भी हैं, BSE India हो चाहे NSE India हो, they also enter into listing regulations and listing agreements with the companies जिनके shares listed होते हैं, pursuant to which there is lot of disclosure requirements, compliance requirements on these companies to ensure transparency and smoothness in operations. Can we go on to the next slide? So, as we were talking about modes of investment, here there are two types of investment which can happen. एक होता है primary market, एक होता है secondary market. Now, as we spoke about in the previous slide, we talked about IPOs and FPOs. Where IPO is the initial public offering, and FPO is the follow-on or further public offering. So, उस केस में क्या होता है? Primary market में the fundamental rule is when you talk about a primary market, there would be creation of new shares. एंड नॉर्मली इन दैट केस जो भी आप एज अ पब्लिक शेयर होल्डर अगर मैं उस प्राइमरी मार्केट में पैसा लगा रहा हूँ दैट मनी वुड गो टू द कंपनी. Whereas when I look at the secondary market में ट्रेडिंग होती है उन शेयर्स की जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है, यानी कि उन शेयर्स को पहले ही इशू कर दिया गया है एंड उन शेयर्स में सिर्फ कोई दो पार्टीज आपस में लेप बेच कर रहे हैं. एंड इन दैट केस व्हाट विल हैपन, अगर मैं किसी के पास से वो शेयर्स खरीद रहा हूँ, देन द मनी व्हिच आई एम पेइंग वुड गो टू द शेयर होल्डर फ्रॉम whom I am purchasing the shares and not to the company itself. यहाँ पे और दो कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे. वन इज राइट्स इशू एंड वन इज बोनस इशू. Vivek, if you can take through us from these two concepts. Right issue is is the name suggests, is the right given by the company to the existing shareholders to purchase the shares of the company at some discount at the prevailing price. So for example, this video is being shot in the month of June 2020. Recently आपने सुना होगा Reliance Industries is coming up with a rights issue. तो बेसिकली वो उसमें क्या होगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, दे वुड बी गिवन एन ऑप्शन टू परचेज एडिशनल शेयर्स ऑफ द कंपनी एट सम डिस्काउंटेड प्राइस व्हिच इज प्रेवलेंट एट द क्लोज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज. इससे क्या होता है, कंपनी के जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, दे आर बीइंग बेनिफिटेड, दे आर बीइंग रिवॉर्डेड टू परचेज एडिशनल शेयर्स एट सम डिस्काउंट. नंबर 2, कंपनी गेट्स मोर फंड्स फॉर द एक्सपेंशन पर्पसेस. सो ये था ब्रीफली राइट्स इशू के बारे में. नेक्स्ट इज बोनस इशू. Bonus issue में there is no funds coming in the company. The only thing which is happening in a case of a bonus issue, company के books of accounts में जो reserves and surplus होंगे, जो भी accumulated profits होंगे, जो भी company ने आज तक profit कमाया हुआ है, which company could have otherwise given in the form of dividend to the shareholders, वो company dividend ना देके हर एक shareholders को as a equity shares dividend दे देती है, as a equity shares bonus दे देती है. उससे क्या होता है, जितने भी existing shareholders हैं उनकी होल्डिंग्स इन द कंपनी इंक्रीजेस. सो आई रिपीट, इन केस ऑफ अ बोनस इशू कंपनी में नया फंड्स नहीं आता है. इन केस ऑफ बोनस इशू ओनली द नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीजेस इन द कंपनी. इफ आई टॉक बाय द वे ऑफ एन एग्जांपल, लेट्स से कंपनी की आउटस्टैंडिंग शेयर्स 100 शेयर्स हैं, इक्विटी शेयर्स, एंड फेस वैल्यू 10 रुपीज है. सो कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पेड अप शेयर कैपिटल इज 1000 रुपीज. कंपनी डिसाइड्स मैं हर एक शेयर होल्डर को हर एक शेयर पे एक इक्विटी शेयर बोनस दूंगा. So what will happen, जो 100 shares हैं, हर एक shares के बदले एक additional share issue किया जाएगा in the books of company. So company का paid up share capital would go up by 1000 rupees. So the total capital becomes 2000. And जो reserves हैं वो कम हो जाएगा by 1000 rupees. इससे क्या होता है, जैसा as I rightly said कि जो existing shareholders हैं they get more number of shares. इससे एक और चीज क्या हो सकती है, स्टॉक मार्केट में लिक्विडिटी इंक्रीज हो जाती है. अगर सपोज करो मेरे पास 1000 शेयर्स हैं एज ऑफ नाउ ऑफ अ कंपनी एक्स एंड दैट कंपनी गिव्स मी 1000 बोनस शेयर्स, ऑब्वियसली कंपनी की जो वैल्यूएशन है, कंपनी की जो बुक्स जो मार्केट वैल्यूएशन है वो उतनी ही रहेगी. अज्यूमिंग बोनस इशू हुआ इन द रेशियो ऑफ 1:1, ऑब्वियसली द स्टॉक प्राइस वुड गो बाय हाफ बिकॉज कंपनी में कुछ नया पैसा नहीं आ रहा है, कंपनी ने सिर्फ बोनस शेयर इशू किए हैं. हाँ, आई मीन ऑब्वियसली 50%, मैंने क्लासिक एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दिया, इट कुड बी यू नो मोर और लेस 1-2% here and there, but the valuation would go down by 50%. Over to you, Nirmal. Yes. So bonus issue के बारे में जब विवेक ने बात की, as he rightly said, it is only to create liquidity in the market.
कितनी बार क्या होता है, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ शेयर लाइक एमआरएफ। आज एमआरएफ का एक शेयर जो है उसकी प्राइस है रफली अराउंड 60,000 के आसपास। अब एज ए रिटेल इन्वेस्टर आई मे वांट टू बाय अ कंपनी लाइक एमआरएफ, लेकिन अगर मेरे पास एक लिमिटेड पोर्टफोलियो है, आई मे नॉट बी एबल टू बाय अ शेयर लाइक एमआरएफ। जिसकी वजह से क्या होगा, उस शेयर में जो ट्रेडिंग होती है वो बहुत कम होगी, बिकॉज बहुत कम ऐसे इन्वेस्टर्स होंगे या ट्रेडर्स होंगे जो एक्चुअली उस शेयर को अफोर्ड कर पाएंगे। अगर उसी कंपनी ने मान लीजिए बोनस दे दिया, वेयर बाय हर एक शेयर होल्डर को वो एक शेयर के बदले 10 शेयर बोनस दे देती है, या लेट से 9 शेयर बोनस दे देती है, तो उस केस में क्या होगा, जैसे ही ये बोनस मार्केट में इफेक्टिव हो जाएगा, जो एक शेयर का भाव एमआरएफ का पहले 60,000 रुपए में था, दैट वुड कम डाउन टू 6,000। एंड इन दैट केस व्हाट मे हैपन, मेनी सच इन्वेस्टर्स जिनके पास 20,000 रुपए हो, 25,000 रुपए हो, एंड अगर उनको इस शेयर को बाय करना हो, दे कैन एक्चुअली बाय शेयर्स इन द मार्केट। तो बोनस का सबसे फंडामेंटल रीजन यही होता है कि किसी भी शेयर की मार्केट में डिमांड क्रिएट करने के लिए, लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए कंपनी बोनस इशू करती है। नेक्स्ट स्लाइड विवेक। Now, before going further into what all things form a part of stock market, किस तरह से हम buying selling करते हैं, there are a lot of basic terms जो as a stock market trader या as a stock market investor आपको समझनी होंगी, and जब तक आपके ये concepts clear नहीं होंगे, किसी भी चीज को आगे build करना would be very very difficult. So what we are doing here is we have prepared certain jargons and certain basic terms over here, जिसको हम एक एक करके समझेंगे, and once in this particular video per se we would try to cover these aspects. एक बार आपके जब conceptual parts clear हो जाते हैं, in the next video which we would come up with, we would come up with the advanced things to be discussed. Let's take it one by one. आपने बहुत सुना होगा things like bull market चल रहा है, या we are bulls और we are bears, या bear market चल रहा है। So typically क्या होता है bulls और bears? When we talk about bulls, मार्केट में दो चीजें हो सकती है, whenever you buy a stock और whenever you create a position, या तो वो शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा या तो वो शेयर का प्राइस नीचे जाएगा। तो when we say that we are bullish on a particular stock, we are trying to indicate कि उस शेयर का प्राइस in future has to go up. So when we say bullish, प्राइसिंग्स ऊपर जाएंगे। Contrary, अगर मैं किसी शेयर के बारे में बोल रहा हूँ कि मेरा इस शेयर पे बेरिश व्यू है, बेरिश इंडिकेट्स अ वीकर थिंग, या उस शेयर का प्राइस करंट लेवल से नीचे की ओर जाएगा, दैट इज वेयर वी कॉल बेरिश। अब आप बोलोगे कि ये शेयर मार्केट की दुनिया में जू कहाँ से आ गया कि हम बुल्स की बात कर रहे हैं, बेयर्स की बात कर रहे हैं, तो इट इज मोर सिंबॉलिकल, बिकॉज नॉर्मली आप देखोगे जब बुल किसी को अटैक करता है, बुल किसी को अपने हॉर्न से नीचे से ऊपर की ओर उछालता है, एंड दैट इज व्हाट हैपेंस टू अ स्टॉक प्राइस एज वेल, एंड दैट इज व्हाई इट्स अ कॉरोलरी व्हिच सेज कि इस शेयर का प्राइस अब ऊपर जाएगा। वेयरएज जब बेयर किसी पे अटैक करता है, बेयर ऊपर से अटैक करके किसी को नीचे धकेलने की ट्राई करता है, तो दैट इज द थिंग व्हिच वी कॉल बेयर मार्केट। एंड बेयर मार्केट का जब अटैक आता है, एक्चुअली इफ यू गो टू सी द स्टॉक प्राइसेस जो ऊपर होते हैं, दे एक्चुअली स्टार्ट कमिंग डाउन। तो ये था अबाउट व्हाट इज अ बुल मार्केट एंड व्हाट इज अ बेयर मार्केट। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख रहे हैं निफ्टी, सेंसेक्स या इंडेक्स। ये तीन चीजों के बारे में आपने बहुत सुना होगा, कह रहे यार निफ्टी इतनी पॉइंट्स ऊपर हो गई, सेंसेक्स आज डाउन है। तो व्हाट इज दिस निफ्टी या व्हाट इज दिस सेंसेक्स? विवेक, इफ यू वांट टू टेक अस थ्रू दिस। Yes. So basically, Nifty and Sensex are the in the stock market indicators. तो फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर मैं बोलता हूँ, आपने बहुत टाइम सुना होगा कि निफ्टी जो है आज 100 पॉइंट्स ऊपर है, या सेंसेक्स जो है आज 500 पॉइंट्स ऊपर है। व्हाट डज दैट इंडिकेट? निफ्टी एंड सेंसेक्स आर बेसिकली अ पूल ऑफ शेयर्स जिसमें which represent that class of which represent the topmost companies of the stock exchange. So for example, in case of a Nifty, अगर मैं बोलता हूँ निफ्टी 100 पॉइंट्स ऊपर है, इट टेक्निकली मींस निफ्टी में जितने भी पूल ऑफ कंपनीज हैं ओवरऑल वो 100 पॉइंट से ऊपर है ओवरऑल कलेक्टिवली। एंड इफ आई टॉक अबाउट सेंसेक्स या एनी अदर इंडेक्स, इफ आई टेल कि वो 500 पॉइंट्स ऊपर है, आई टेक्निकली मीन कि ओवरऑल सेंसेक्स 500 पॉइंट से ऊपर है। एंड अगर मैं बोल रहा हूँ सेंसेक्स हो या निफ्टी हो तो इंडेक्स डाउनवर्ड ट्रेंड में है, दैट मींस द मार्केट इज नॉट परफॉर्मिंग वेल, एंड ऑब्वियसली दैट्स व्हाई इट इज ट्रेंडिंग डाउनवर्ड्स। ओवर टू यू निर्मल। तो यहाँ पे वही जैसे विवेक ने बताया, when we look at stock markets, या अगर मैं किसी भी स्टॉक्स की बात करूं, एक एक्सचेंज पे तरह थाउजेंड्स ऑफ कंपनीज लिस्टेड होती है। अब अगर मुझे एक ओवरऑल ट्रेंड समझना है कि इन ओवरऑल कंपनीज में व्हाट इज द परफॉर्मेंस, ये ऊपर की ओर जा रही है, नीचे की ओर जा रही है, फॉर मी टू ट्रैक 1000 स्टॉक्स वुड बी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सो निफ्टी या सेंसेक्स क्या करता है? निफ्टी इज अ इंडेक्स जो कि NSE.com की इंडेक्स है। सेम वे सेंसेक्स जो इंडेक्स है, इट इज एन इंडेक्स फॉर BSE.com. Now Nifty takes into consideration the top 50 companies of the country. जैसे अगर मैं निफ्टी की बात करूं, निफ्टी 50 भी इसे हम कहते हैं। तो इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज पे जो भी कंपनीज ट्रेड कर रही हैं,
उसमें से जो टॉप 50 कंपनीज है वो निफ्टी का पार्ट होती हैं, एंड उनके वेटेड एवरेज के हिसाब से निफ्टी को डिजाइन किया गया है। तो लेट्स से वो टॉप 50 कंपनीज में एक दिन पे मान लीजिए 10 कंपनी के शेयर के प्राइस ऊपर होंगे, 40 कंपनी के शेयर के प्राइस नीचे होंगे, तो ओवरऑल आप देखोगे कि उस टाइम पे निफ्टी आपको नीचे दिखेगी एज कम्पेयर टू द प्रीवियस क्लोजिंग। सेम वे व्हेन यू लुक एट सेंसेक्स, सेंसेक्स जो है इट इज अ रिप्रेजेंटेशन व्हिच इंक्लूड्स द टॉप 30 कंपनीज ऑफ द पर्टिकुलर इंडेक्स ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। तो निफ्टी में आप देखोगे 50 शेयर्स की बात, टॉप 50 शेयर्स होते हैं, सेंसेक्स में टॉप 30 शेयर्स होते हैं। इंडेक्स जो होता है इसी चीज को हम बोलते हैं इंडेक्स या इंडाइसिस। सिमिलरली जैसे आप निफ्टी या सेंसेक्स की बात कर रहे हैं, एक और होता है बैंक निफ्टी। अब बैंक निफ्टी में क्या होगा, जितने भी बैंकिंग सेक्टर की कंपनीज है, सो बैंक निफ्टी इज अ इंडेक्स व्हिच रिप्रेजेंट्स द बैंकिंग सेक्टर्स और द स्टॉक्स ऑफ द बैंकिंग सेक्टर। सिमिलरली आपकी एक निफ्टी आईटी इंडेक्स भी होती है, निफ्टी मेटल इंडेक्स भी होती है। तो इस तरह से हर जो पर्टिकुलर सेक्टर होता है एंड उसके जो टॉप शेयर्स होते हैं, जो टॉप परफॉर्मर्स होते हैं, उनके बेसिस पे एक इंडेक्स बनती है, जिसको स्टडी करके वी कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उस पर्टिकुलर सेक्टर का या ओवरऑल मार्केट का मूड या रुझान किस तरफ है। दिस इज अबाउट द इंडेक्स इंडाइसेस। कमिंग टू द डिलीवरी पार्ट, डिलीवरी हो गया, इंट्राडे हो गया। नो व्हाट हैपेंस इज, इन केस अभी आपने सुना होगा कि लेट से मैंने स्टॉक की डिलीवरी ली है या मैंने स्टॉक को इंट्राडे ट्रेड किया है। व्हाट डू यू मीन डिलीवरी में? इफ आई एम परचेजिंग अ स्टॉक, आई एम ऑल्सो टेकिंग अ डिलीवरी वेर इन मैं उस स्टॉक को सेम डे बेच नहीं रहा हूँ। अगर मैं स्टॉक को, एक पर्टिकुलर शेयर को आज ही खरीद के आज ही बेच रहा हूँ, उसको हम बोलते हैं इंट्राडे, कि मैंने विद इन द डे, विद इन द सेम डे उसी शेयर को परचेज भी कर लिया, सेल भी कर लिया। वेर एज इन केस ऑफ डिलीवरी, आई कैरी फॉरवर्ड माई पोजिशन टू द नेक्स्ट डे। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने डिलीवरी ले ली, अगर मैंने आज एक स्टॉक परचेज किया है, आई विल नॉट सेल इट ड्यूरिंग द डे, I will sell it in the next day or probably 3, 4, 5 whenever my desired price comes, तब मैं सेल करूंगा, उसको हम बोलते हैं डिलीवरी। ऑब्वियसली इन the brokerage cost or various other associated cost in case of a intraday trade is far less as compared to a delivery trade. नेक्स्ट आप देख रहे हैं डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट। अभी फॉर एग्जांपल आई एम श्योर आप सभी के पास बैंक अकाउंट होंगे। इन केस ऑफ अ बैंक अकाउंट क्या होता है, आपका जो फंड्स है, आपके जो पैसे हैं, आपकी जो मनी है, you deposit in the bank for safety purposes to earn interest. अभी what are the advantages of having a bank account? Obviously the money secure. अगर आपके पास फिजिकल कैश है, फिजिकल कैश घर में पड़ा है, there is a risk of theft, there is a risk of ये चोरी हो जाए, I mean misplaced obviously it won't happen, but obviously there is a certain element of risk. Whereas in case of a bank account, अगर आपने पैसा बैंक में डिपॉजिट कर दिया, then the money is safe over there. सेम इज अ कॉन्सेप्ट इन केस ऑफ अ डीमैट अकाउंट। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है, आपके जो शेयर्स हैं, विच पहले के जमाने में जो फिजिकल शेयर्स होते थे, उसमें भी रिस्क क्या होता था, चोरी का रिस्क हो सकता है, मिसप्लेस का रिस्क हो सकता है। उस केस में आपको कंपनी को फिर से एप्लीकेशन देनी पड़ती है कि मुझे मेरे शेयर्स डुप्लीकेट सर्टिफिकेट इशू कीजिए। दैट इज अगेन टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, आई मीन सिग्नेचर्स, वेरिफिकेशन, एफिडेविट देनी होती है। इसके लिए भी सिंपल प्रोसेस क्या है, आपका पैन कार्ड या अदर केवाईसी डॉक्यूमेंट से लिंक आपका डीमैट अकाउंट बन जाता है। इसमें आपके जो भी शेयर्स हैं बाय डिफॉल्ट वहीं पे स्टोर रहते हैं, वहीं पे दिखते हैं आपकी स्टेटमेंट्स बकायदा, जैसे आपके बैंक स्टेटमेंट्स में दिखते हैं कि इतने अमाउंट आपका डेबिट हुआ, इतना क्रेडिट हुआ, इतना बैलेंस है। वैसे ही डीमैट अकाउंट में दिखता है कि आपके हर एक शेयर्स जो हैं, कितने डेबिट्स हुए हैं, कितने क्रेडिट्स हुए हैं, आई मीन कितने परचेज हुए हैं, कितने सेल हुए हैं, एंड हर एक शेयर्स के रिस्पेक्टिव बैलेंसेस कितने हैं। ऑब्वियसली इन केस ऑफ डीमैट अकाउंट आपको इंटरेस्ट वगैरह नहीं मिलता है, इट्स जस्ट दैट आपका जो शेयर्स है वहां पे सेफ रहता है। एक मिथ जो बहुत लोगों के माइंड में है कि जो डीमैट अकाउंट है सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड कंपनीज के लिए होता है। इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनीज द शेयर्स कैन नॉट बी केप्ट इन अ डीमैट अकाउंट। दैट इज अगेन अ मिथ। अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है या अनलिस्टेड कंपनी है, स्टिल आपके जो शेयर्स हैं आप डीमैट में आप रख सकते हैं। यू कैन ऑप्ट फॉर डीमैटिंग योर शेयर्स। व्हेन यू टॉक अबाउट ट्रेडिंग अकाउंट इज अ अकाउंट इन व्हिच यू कैन परचेज एंड सेल योर शेयर्स। फॉर एग्जांपल आपने बहुत सारे ब्रोकर्स के नाम सुने होंगे, मोतीलाल ओसवाल, शेर खान बीएनपी, और फॉर एग्जांपल जीरोधा, अपस्टॉक्स। इन सब के थ्रू आप शेयर्स को परचेज सेल करते हैं। दे गिव यू अ ट्रेडिंग अकाउंट। ऑब्वियसली दे चार्ज यू सम ब्रोकरेज, दे चार्ज यू सम अदर गवर्नमेंट फीस, एक्सपेंसेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। डीमैट अकाउंट इंडिया में दो मेन एजेंसीज है, सीडीएसएल, एनएचडीएल, जो मेंटेन करते हैं। दीज आर गवर्नमेंट, ऑब्वियसली गवर्नमेंट अप्रूव्ड एजेंसीज जो आपके शेयर्स को स्टोर करते हैं। जो ट्रेडिंग अकाउंट है, जो मैंने बाकी ब्रोकर्स के नाम लिए, दे एनेबल यू, दे गिव यू फैसिलिटीज टू परचेज एंड सेल दी शेयर्स। ओवर टू यू निर्मल। यस, सो बेसिकली वन फंडामेंटल थिंग इज, अगर आपको शेयर ट्रेडिंग करनी है, द लीस्ट यू नीड टू हैव इज वन डीमैट अकाउंट एंड वन ट्रेडिंग अकाउंट।
उसके बिना आप शेयर ट्रेडिंग नहीं कर सकते. एट द सेम टाइम अगर इंडिया में शेयर ट्रेडिंग करनी हो, हैविंग अ ब्रोकर विद यू बिकम्स मैंडेटरी. तो आपको ब्रोकर भी उस केस में सिलेक्ट करना पड़ेगा एंड यू विल हैव टू हैव वन ब्रोकर विद यू. टिपिकली अगर आप देखेंगे करंट सिनेरियो में देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्रोकर्स. वन इज द नॉर्मल ब्रोकर, जैसे कि विवेक ने बताया, व्हेन वी टॉक अबाउट ब्रोकर्स लाइक मोतीलाल ओसवाल या शेर खान या सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये हो गए हमारे रेगुलर ब्रोकर्स. ऑल्सो देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ ब्रोकर्स जिनको हम कहते हैं हेवी डिस्काउंट ब्रोकर्स, जिनका एग्जांपल कुड बी जीरोधा, अपस्टॉक्स, सैमको, फिनवेशिया, सो ऑन एंड सो फोर्थ. यहाँ पे क्या होता है कि आपकी जो ब्रोकरेज कॉस्ट होती है इट इज वेरी लो. इट इज एज लो एज 20 रुपीज फ्लैट पर ऑर्डर और 20 रुपीज फ्लैट पर ट्रेड. एंड दैट इज वेयर, बट यहाँ पे आपको काफी बार ट्रेड खुद करना होता है. When you go to a conventional broker, आप एक ब्रोकर को फोन कॉल कर सकते हो and he can place a trade on your behalf. But when we look at discount brokers, वहाँ पे the difference is you have to place your own trades. But benefit ये है कि अगर आप उस चीज में you are comfortable doing it, you can save a good amount of brokerage on your part. Coming to the next part, long and short. ये भी आपने बहुत बार सुना होगा कि अरे मैंने इन्फोसिस में लॉन्ग क्रिएट कर लिया है या मैं रिलायंस में शॉर्ट चल रहा हूँ फिलहाल. तो व्हाट इज लॉन्ग एंड शॉर्ट? whenever you are holding a position जहाँ पे आप उस प्राइस को ऊपर जाने के लिए एक्सपेक्टेशन रखते हो, then you are creating a long position. So जब आप किसी स्टॉक को बाय करते हो, you intend that a stock का प्राइस would go up and that is where you said that I am a long in that particular stock. Conversely put, जब आप किसी शेयर को बेचते हो पहले, let's say हाँ, again one more thing to add over here is नॉर्मल सिनेरियो में हम किसी भी शेयर को पहले खरीदते हैं फिर उसे बेचते हैं. बट when you look at intraday trade, intraday में हमारे पास ये ऑप्शन भी होता है कि मैं अगर मुझे लग रहा है किसी स्टॉक का प्राइस अभी 100 रुपया है एंड वो यहाँ से कम होने वाला है, तो इन केस ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग मैं उस शेयर को पहले बेच के बाद में उसे खरीद भी सकता हूँ. बट आई हैव टू बी वेरी केयरफुल कि अगर मैं उस शेयर को पहले बेच रहा हूँ तो डे एंड से पहले मुझे उसे खरीदना पड़ेगा और मुझे उस ट्रांजेक्शन को क्लोज करना पड़ेगा. सो व्हेन आई से कि मैंने किसी शेयर को बेचा है एंड आई एम वेटिंग टू परचेज द शेयर एट अ लोअर प्राइस, आई एम क्रिएटिंग अ शॉर्ट पोजीशन इन द पर्टिकुलर शेयर. और अगर मैंने किसी शेयर को पहले खरीदा है एंड आई एम वेटिंग टू सेल द शेयर्स, देन आई वुड से दैट आई एम होल्डिंग अ लॉन्ग पोजीशन इन द पर्टिकुलर शेयर. अब एक और कॉन्सेप्ट आता है व्हेन वी टॉक अबाउट स्टॉप लॉस और टारगेट. क्या होता है जब हम किसी शेयर को खरीदते हैं, आई एम एक्सपेक्टिंग अ शेयर जिसको मैंने 100 रुपीज पे खरीदा है, दैट शेयर प्राइस वुड गो अप. बट ऐसे भी कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है कि स्टॉक का प्राइस मेरे एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल उल्टा चला जाए, यानी कि द शेयर में स्टार्ट फॉलिंग. तो उस केस में व्हाट आई वुड डू, मैं नहीं चाहता हूं कि अगर उस स्टॉक को मैंने 100 में खरीदा है उसके बाद 50 रुपीज आ जाए तो मेरा लॉस बहुत बड़ा हो सकता है. तो व्हाट आई वुड डू, आई वुड ट्राई टू अवॉइड माय लॉस और आई वुड ट्राई टू स्टॉप माय लॉस. तो मैं क्या करूंगा, मैं मेंटली एक लेवल डिफाइन कर दूंगा कि अगर मैं एक स्टॉक को 100 रुपए में खरीद रहा हूँ तो मुझे उस पे 3% से नीचे के प्राइस पे आने पर मुझे उस पोजीशन को स्क्वायर अप करना है या मुझे उस ट्रेड को क्लोज करना है. सो व्हाट आई विल डू, अगर मैं 100 रुपए में स्टॉक को खरीद रहा हूँ, आई वुड पुट अ स्टॉप लॉस ऑफ 3%. दैट इज मैं 97 के प्राइस पे स्टॉप लॉस लगा दूंगा. तो अगर वहां से स्टॉक का प्राइस गिरना शुरू होता है, लेट्स से वो 99 आया, 98 आया, 97 आया और वो और भी गिर रहा है, तो द मोमेंट 97 का प्राइस आ जाएगा, जो मैंने शेयर्स बाय किए थे वो ऑटोमेटिक सेल हो जाएंगे एंड जो मेरा लॉस है दैट वुड स्टॉप एट 3 रुपीज पर शेयर. तो इसे कहते हैं स्टॉप लॉस. द अदर वे ऑफ लुकिंग एट इट इज कि मैंने उस शेयर को मान लीजिए 100 रुपए में खरीदा है एंड आई डोंट नो कि वो स्टॉक का प्राइस कितनी तेजी से ऊपर जा सकता है. तो मैंने क्या किया, आई डोंट वांट टू ट्रैक द मार्केट एंटायरली कि अब मैं हर एक आधे घंटे मुझे उस मार्केट को ट्रैक नहीं करना है. इन दैट केस व्हाट आई वुड डू, लेट्स से मुझे उस शेयर को 120 रुपीज से बेचना है, तो मैं उस स्टॉक का टारगेट लगा दूंगा. मैंने से टारगेट लगा दूंगा, अगर वो स्टॉक का प्राइस 120 रुपीज क्रॉस करेगा तो बाय डिफॉल्ट जो मेरे पास शेयर्स है वो 120 के भाव पे बिक जाएंगे. तो इस तरह से आप अपने प्रॉफिट्स को और अपने लॉसेस को मैनेज करने की कोशिश कर सकते हो बाय वे ऑफ स्टॉप लॉसेस एंड टारगेट्स. ओवर टू यू विवेक टू एक्सप्लेन सर्किट्स. Circuits, for example, there are two types of circuits, upper circuits and lower circuits. In case of an upper circuit, the trading of these shares stops in case the shares goes upwards up to a certain percentage. अगर मैं example के रूप में समझूं, let's say एक stock है जिसका, I mean, obviously, before going to example, there are various group of companies in BSE or NSE, A group, B group, various groups of companies. हर एक ग्रुप को BSE, NSE ने respective circuit percentages दिए हुए हैं कि if the stock prices go let's say above 2%, above 5%, 10%, 20%, तो फिर उस स्टॉक की सर्किट लग जाएगी above और below in either case. So let's say अगर एक स्टॉक का सर्किट लिमिट is 10% hypothetically, तो and assuming उसका prevailing the previous closing price was 100 rupees and let's say आज उसका भाव, उसका प्राइस 110 हो जाता है, that means it increases by 10%, तो उस स्टॉक की सर्किट लग जाएंगे
दैट मीन्स अभी उस शेयर का ट्रेडिंग 15 मिनट्स के लिए होल्ड किया जाएगा. अगर लाइकवाइज अगर उस स्टॉक का भाव 100 रुपीज से 10% डाउन जाता है विच इज 90 रुपीज, तो भी वो स्टॉक का सर्किट लग जाएगा फॉर अराउंड 15 मिनट्स. उसके बाद में ट्रेडिंग फिर से की जाएगी. अभी आपको याद होगा, आई थिंक इन द मंथ ऑफ मार्च और अप्रैल, जब कोरोना का मार्च अप्रैल 2020, देयर वाज ह्यूज कोविड impact, covid going covid discussions going all over the world. So India में भी, I think, I don't remember the exact dates, but I think couple of days पे BSE and NSE जो सर्किट लिमिट्स थी, आई मीन इंडेक्स की जो सर्किट लिमिट्स थी, वो ब्रीच हो गई थी ऑन अ डाउनवर्ड साइड, बिकॉज देयर वर स्पेकुलेशंस इन द मार्केट कि कोविड है, इकोनॉमी रिसेशन, ऑल दो स्पेकुलेशंस वर going around, rumors were going on, and therefore जो इंडेक्स था वो अराउंड आई थिंक 1500 या 2000 पॉइंट्स डाउन गया था, जिसके वजह से इंडेक्स की पूरी ट्रेडिंग की सर्किट लग गए थे. So to repeat, circuit limits are fixed by the BSE or NSE to stop the trading of the shares after the share prices moves upwards or downwards. The purpose of circuit is to stop, to put some halt on the speculation, manipulation in stock market prices. So let's say there can be some examples wherein some stock is going up by, let's say, 20. अगर suppose hypothetically अगर circuit limits हुई नहीं, तो there can be huge huge volume, huge price fluctuations in the market. So for example, let's say अगर जैसे निर्मल ने बताया कि 60,000 प्राइस है MRF का, so let's say वो 60,000 प्राइस है and उसमें कोई सर्किट लिमिट से नहीं है, so the prices can go up to 100% also, for example, and go below 90%, 100% also. तो उस केस में the investor tend to lose. तो अगर let's say 60,000 का प्राइस है and one short में वो प्राइस 1,20,000 या let's say one short में प्राइस 1,000 रुपीज हो जाता है, then obviously the investors tend to lose. Although exception to it is कि जो stocks futures and options में होते हैं उसमें सर्किट लिमिट्स नहीं होती है. जो stocks futures and options में नहीं होते हैं उसमें सर्किट लिमिट्स होती हैं. Over to you, निर्मल. Yes. And आप सोच रहे होंगे कि सर्किट लगती क्यों है किसी स्टॉक में? See, share market basically is a demand supply game, right? अगर जब तक किसी शेयर के, अगर मान लीजिए इन्फोसिस का शेयर है, if I am willing to buy the share, सामने किसी को वो शेयर बेचने की विलिंगनेस भी होनी चाहिए, ओनली देन आई कैन मेक अ ट्रेड विद द पर्टिकुलर पर्सन. अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से एनी पर्टिकुलर स्टॉक, अगर उसमें बहुत सारे बायर्स एक्यूमुलेट हो गए हैं हु वांट टू एक्चुअली बाय द शेयर्स, बट सामने एडिक्वेट सेलर्स नहीं है, उस केस में क्या होगा, द डिमांड वुड बी मोर एज कंपेयर्ड टू सप्लाई एंड ऑटोमेटिकली उस वजह से प्राइस ऑफ द शेयर वुड गो अप. अब इस केस में क्या हो सकता है, अगर somebody wants to manipulate the market, तो मैं क्या करूंगा, मैं किसी ऐसे शेयर में जहाँ पे डिमांड बहुत कम थी पहले या जहाँ पे सप्लाई बहुत कम थी, मैं उस तरह के शेयर्स के लिए एक बहुत बड़ा ऑर्डर प्लेस कर दूंगा. ऑब्वियसली व्हाट वुड हैपन, द ऑर्डर मे नॉट गेट फुलफिल्ड एंड उस वजह से क्या होगा, वो स्टॉक का भाव बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा. अगर सर्किट लिमिट्स नहीं लगाई जाए तो देन देयर इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम, बिकॉज उस केस में देयर वुड बी अ अनयूजुअल एंड अ वेरी हाई स्पाइक इन द प्राइस ऑफ द शेयर्स. अदर वे पुट, अगर मुझे सेम प्राइस को मुझे मैनिपुलेट करना है, मैं एक बहुत ही बड़ा सेलिंग ऑर्डर लगा दूंगा उस स्टॉक के लिए. उस केस में व्हाट विल हैपन, देयर वुड बी नो इन्वेस्टर हु वुड वांट टू बाय सच अ बिग क्वांटिटी. सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, बिकॉज ऑफ विच क्या होगा, उस स्टॉक का जो प्राइस है वो गिरते रहेगा एंड गिरते जाएगा. बट अगर वो प्राइस बहुत सारा गिर जाता है, इन दैट केस व्हाट वुड हैपन, बहुत से ऐसे पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टर्स जिनके पैसे उस शेयर में लगे हुए हैं एंड हु आर होल्डिंग दोस शेयर्स, दे वुड लूज मनी. एंड इस तरह के प्रैक्टिस को कर्व करने के लिए सेबी हैज कम अप विद सर्किट फिल्टर्स, चाहे वो अपर सर्किट भी हो चाहे लोअर सर्किट भी हो, जिससे कि प्राइस कंट्रोल किया जा सके एंड इसका ऑब्जेक्टिव इज टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक शेयर होल्डर्स. कमिंग टू बिड प्राइस एंड आस्क प्राइस. नाउ व्हाट इज अ बिड प्राइस एंड व्हाट इज अ आस्क प्राइस? जब आप कोई भी शेयर्स खरीदेंगे मार्केट में, उस शेयर्स को खरीदने के दो प्राइस होते हैं. वन इज द बिड प्राइस, वन इज द आस्क प्राइस. सो लेट्स से इन्फोसिस का प्राइस, एक एवरेज प्राइस अगर मैं पकड़ूं, लेट्स से 600 रुपए के करीब है, तो मार्केट में व्हेन आई एम वांटिंग टू बाय द शेयर, आई वुड वांट टू बाय द शेयर एट अ लोअर पॉसिबल प्राइस. तो लेट्स से मैं बोलूंगा कि मुझे उस शेयर को 598 के प्राइस पे खरीदना है. Simultaneously, if somebody wants to sell the price, he would quote a price which is higher than the average price, which is let's say for example 602. तो उस केस में क्या होगा, I am bidding for the share at a price of 598 because मुझे उस शेयर को खरीदना है, तो I become the bidder. Whereas जब जिसके पास वो शेयर्स पड़े हैं and who wants to sell those shares to me, he would ask a price which is higher than the normal bid price, which is let's say for example 602. तो इस केस में क्या हो रहा है, जो प्राइस इन्फोसिस का 600 रुपए के आसपास है, उसका बिड प्राइस है 598 एंड उसका आस्क प्राइस है वो है 602.
अब क्या होगा, किसी एक को टूटना पड़ेगा फॉर अ ट्रेड टू हैपन. लेट्स से व्हाट में हैपन कि अगर मुझे वो शेयर्स खरीदने की बहुत ज्यादा जल्दी है एंड आई एंटिसिपेट द प्राइस टू गो वेरी हाई, देन व्हाट आई वुड डू, आई वुड से कि ठीक है मैं मार्केट पे शेयर को परचेज करता हूं, वेरिन आई टेक द प्राइस, आई टेक द शेयर्स एट द आस्क प्राइस ऑफ 602. अदर वे राउंड, अगर किसी को वो शेयर्स को बेचने की बहुत जल्दी है, इन दैट केस व्हाट ही वुड डू, ही वुड वांट टू लेट्स से कि ठीक है मुझे 600 पे बेचना था, बट बेस्ट बायर जो है ही स्टैंडिंग एट 598, तो लेट मी डू वन थिंग, आई वुड सेल माय शेयर्स एट 598. टिपिकली जो बिड प्राइस और आस्क प्राइस के बीच का डिफरेंस होता है, इन दिस केस इन दिस एग्जांपल 4 रुपीस, दैट बिकम्स योर इम्पैक्ट कॉस्ट. What a buyer would try to do, he would try to maximize the impact cost by trying to buy cheaper. A seller would try to maximize the impact cost by trying to sell it at the most expensive price possible. So इस केस में depending upon the desperation या who wants to make the first move, the impact cost can be favored. Next concept we are talking about over here is derivatives. Derivatives एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है शेयर मार्केट का, बिकॉज आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि हम डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग करते हैं, या हम फ्यूचर्स में काम करते हैं, या हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, या हम ऑप्शन राइटिंग करते हैं. So when we talk about derivatives, derivatives is a product which is an extension of the normal equity shares. अगर मैं इसका नाम भी देखूं, derivative is, as the name suggests, it derives its value from an underlying. In this case, underlying क्या होगा? Underlying would be your equity shares. डेरिवेटिव्स दो तरह के होते हैं जो हम नॉर्मल केस में मार्केट्स में ट्रेड करते हैं. वन इज फ्यूचर्स एंड वन इज ऑप्शंस. विवेक, इफ यू कुड एक्सप्लेन फ्यूचर्स. यस, अभी डेरिवेटिव्स फॉर एग्जांपल जैसे निर्मल ने बताया, डेरिवेटिव्स का बेसिक कांसेप्ट इज देयर इज अ समथिंग अंडरलाइंग. सो इफ आई टेल कि मेरा डेरिवेटिव्स है, देयर शुड बी अंडरलाइंग एसेट. तो अगर मैं बोलता हूं जैसे डेरिवेटिव्स के दो टाइप्स है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस. सो अगर एक स्टॉक का फ्यूचर है तो उसका अंडरलाइंग इज दैट पर्टिकुलर स्टॉक. तो अगर मैं फ्यूचर्स समझूं, फ्यूचर्स, लेट्स से इफ आई सेल एक स्टॉक के 3 मंथ्स फ्यूचर है, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ अ स्टॉक कॉल्ड रिलायंस. हाइपोथेटिकली रिलायंस का लेट्स अज्यूम करंट प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस इज 1000 रुपीस, एंड अगर उसका 3 मंथ्स का फ्यूचर है, उसका मतलब क्या है? इफ आई एम बाइंग दैट फ्यूचर, आई एम हैविंग अ लॉन्ग पोजीशन ऑन दैट फ्यूचर, दैट मींस आई एम taking that particular future of that particular stock named Reliance, जिसका 3 मंथ्स के बाद में जो भी डिफरेंस है वो मुझे प्रॉफिट या लॉस होगा. अगर मैं न्यूमेरिकल टर्म्स में लूं, लेट्स से फ्यूचर्स का लॉट साइज इज 1000 शेयर्स एंड रिलायंस का लेट्स से स्टॉक प्राइस इज 1000 रुपीस, तो ऑब्वियसली 10 लाख बिकम्स माय ओवरऑल फ्यूचर लॉट, जिसका लेट्स से मुझे 15-20% पे करना होगा एज मार्जिन मनी. नाउ डेली बेसिस पे अगर वो स्टॉक लेट से 10% ऊपर जा रहा है, 5% ऊपर जा रहा है, आई वुड बी गेटिंग मनी इन माय ब्रोकर अकाउंट बाय वे ऑफ क्रेडिट, क्योंकि वो स्टॉक ऊपर जा रहा है. इन केस द प्राइस गोज डाउनवर्ड, उतना ही मुझे करस्पॉन्डिंग डिफरेंस पे करना होगा. तो फ्यूचर में द डिफरेंस बिटवीन अ स्टॉक एंड अ फ्यूचर, स्टॉक ट्रेडिंग इन अ कैश सेगमेंट एंड इन अ फ्यूचर सेगमेंट इज, स्टॉक में जो लॉट साइज होते हैं यूजुअली लॉट साइज नहीं होते हैं. इन केस ऑफ फ्यूचर देयर आर लॉट साइज, नंबर 1. नंबर 2, फ्यूचर डिपिक्ट्स 3 मंथ्स के बाद में मार्केट की एक्सपेक्टेशन क्या है उस स्टॉक की प्राइस होने की. तो अगर मैं बोलता हूँ रिलायंस का 3 मंथ्स फ्यूचर इज ट्रेडिंग एट 1030, व्हिच मींस द मार्केट एंटिसिपेट्स 3 मंथ्स बाद में रिलायंस का भाव 1030 होगा, व्हिच आल्सो इनडायरेक्टली मींस अगर फ्यूचर का भाव 1030 है 3 मंथ्स फ्यूचर का, एंड एज ऑफ नाउ प्राइस 1000 रुपीस है, दैट 30 रुपीस represents the interest amount, the cost of holding that asset as of now. So if I'm purchasing a future, obviously there is someone who is selling the future, there is someone who is having a short position on that future. तो जो पर्सन है जो उस फ्यूचर को सेल करेगा, what does it technically means? उसने अगर मैं परचेस करूंगा 3 मंथ्स के बाद का, जो आज का स्टॉक प्राइस है वो प्लस 3 मंथ्स के जो इंटरेस्ट या जो भी अदर कॉस्ट है मेरे उस स्टॉक को होल्ड करने के, वो डिपेक्ट द फ्यूचर प्राइस. And then only I would be in a willing position to purchase that future or take the holding of that future obviously आप long भी कर सकते हो, which means you are having a buy position. आप short भी कर सकते हो, that means you are having a short position. आप sell कर रहे हो मतलब उसको. तो future का अगर मैं basic, if I repeat, meaning क्या होता है, after 1 month 2 month 3 month जब भी वो future expire होगा, usually 3 months तक का future expiry होती है, 3 months की future expiry होती है. That means 3 months के बाद जो मेरा anticipation है, जो मेरा speculation है स्टॉक का प्राइस होने का, that is called as future. If I go to options again are tough, as the name suggests,
Option gives you a right to purchase or sell a particular share. If I talk about call options, it gives you a right to buy a particular share. If I talk about put options, it gives you a option to sell that particular share. Option में एक चीज ध्यान रखनी होती है, ऑप्शन में your loss is restricted to the amount of premium. Now what is premium? अगर आप ऑप्शन बाय करते हो to purchase a particular share, let's say Reliance, at 1000 rupees after 3 months, तो आपको upfront एक amount पे करना होगा which is called as premium. Let's say उसका भाव 20 rupees है, प्रीमियम का भाव. तो आपने आज की डेट में ब्रोकर को 20 रुपीज पे करके अलॉन्ग विद द एप्लीकेबल मार्जिन्स आपने उस स्टॉक का ऑप्शन परचेज कर लिया, सो दैट 3 मंथ्स बाद में आपको उस स्टॉक का एक स्ट्राइक प्राइस मिलेगा. आई मीन एज ऑफ नाउ एक स्ट्राइक प्राइस डिफाइन हो जाएगा. तो लेट्स से अगर भाव 1000 रुपीज है रिलायंस के शेयर का, प्रीमियम इज 20 रुपीज, एंड लेट्स से इट गिव्स यू अ राइट टू परचेज द शेयर एट लेट्स से 1050 रुपीज आफ्टर 3 मंथ्स, हाइपोथेटिकली. अभी 3 मंथ्स बाद में देयर कैन बी मल्टीपल सिनेरियोस. लेट से 3 मंथ्स के बाद में आपका प्राइस जो है रिलायंस का, इट गोज टू 1100. ऑब्वियसली यू विल एक्सरसाइज द ऑप्शन. दैट मींस द ऑप्शन इज इन द मनी. दैट मींस यू आर स्टिल प्रॉफिटेबल, क्योंकि आपने 20 रुपीज 30 रुपीज के प्रीमियम पे करके आपने 1050 का ऑप्शन का एक्सरसाइज प्राइस डिटरमाइन किया था एट 0.0. 3 मंथ्स बाद में अगर उसका भाव 1100 रुपीज होता है, यू वुड ऑब्वियसली एक्सरसाइज द ऑप्शन. आपको 50 रुपीज जो अपफ्रंट प्रॉफिट है माइनस 20-30 रुपीज जो आपने पहले प्रीमियम दिया था, that means you are sitting at a profit of 20 to 30 rupees. Coming to case 2, अगर let's say 3 months बाद में stock का price 900 rupees हो जाता है, उस case में you would not exercise the option. In case of future or option, in case of futures, you would be liable for the complete loss or complete gains. But in case of an option, अगर आपने 20-30 rupees का premium pay कर दिया है with a strike price of 1050, and let's say the price goes to 900 rupees, you would obviously not exercise the option. Reason being, आपको जब मार्केट में वो शेयर 900 रुपए में मिल रहा है, why would you exercise the option to purchase the stock at 1050 rupees? And उस केस में your only loss is the premium you have paid at 0.0, which is 20-30 rupees. So if you understand now, in case of an option, your losses are restricted. So अगर suppose मैं stock खरीदता at 0.0 of let's say 1000 rupees, and let's say मैं 100-200 shares जितने भी मैं shares खरीदता, and अगर 100 रुपीज का डाउनफॉल आना होता, I would have lost lakhs of rupees, assuming अगर मैंने स्टॉक की डिलीवरी ले ली होती. तो अगर मैं ऑप्शंस में डील करता हूँ, मेरा लॉस फिक्स हो गया है 20 रुपीज पर शेयर एंड इनटू लॉट साइज, जो भी लॉट साइज है, which is not the case with futures or let's say purchasing a stock in cash segment. So I repeat, option as the name suggests gives you a right, not an obligation, to purchase or sell a share at a predetermined price at a predetermined time. Option का validity obviously अगर 3 months है तो 3 months ही है. At that time the option expires, उसके बाद में उसका validity नहीं रहता है. Over to you निर्मल. Yes. So अगर आप fundamentally आपने समझा हो, derivatives में चाहे वो futures हो चाहे वो options हो, the entire objective is price fixation. कि आज के तारीख पे if I have certain expectation of a stock performance, चाहे वो ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ हो, एंड अगर मुझे आज के तारीख में मेरे प्राइस को फिक्स करना है, तो उसके लिए मैं फ्यूचर्स को या ऑप्शंस को यूज कर सकता हूँ. When I say futures, let's say रिलायंस का एग्जांपल हम लेते हैं. रिलायंस का स्टॉक प्राइस इज 1000 रुपीज एज ऑफ नाउ, एंड आई फील कि रिलायंस का प्राइस यहाँ से आने वाले एक महीने के बाद 1200 रुपया हो जाएगा. उस केस में मैं क्या करूंगा, मैं 1000 रुपए का जो फ्यूचर है उसमें एक कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग कर दूंगा. बिकॉज व्हाट विल हैपन, अगर एक महीने बाद फ्यूचर का प्राइस 1200, रिलायंस का भाव अगर 1200 रुपया हो गया, उस केस में जो फ्यूचर का प्राइस भी है 1200 रुपए हो जाएंगे, एंड बिकॉज ऑफ विच आई वुड गेन 200 रुपीज. एट द सेम टाइम अगर मेरी बेट यहाँ पे गलत हुई और प्राइस अगर 800 रुपया हो गया, तो आई वुड ऑल्सो हैव टू सस्टेन अ लॉस ऑफ 200 रुपीज, राइट. सिमिलरली अगर मुझे लग रहा है कि रिलायंस का जो प्राइस है वो नीचे जाने वाला है, इट विल बिकम 800 रुपीज एज ऑफ नाउ, एंड मुझे इस वक्त प्राइस मिल रहा है 1000 रुपीज का, तो व्हाट आई वुड डू इज, मैं इस टाइम पे जो एक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है उसको मैं सेल कर दूंगा एट 1000 रुपीज. जिससे कि क्या हो गया, जो मैंने आज की तारीख पे उसको 1000 रुपए में सेल कर दिया, अब कल उठ के अगर उसका भाव नीचे जाता है एंड अगर एक्सपायरी पे लेट्स से द प्राइस इज 800 रुपीज पर शेयर, उस केस में व्हाट विल हैपन, आई हैव अ राइट, तब मैं उसको मार्केट से बाय कर सकता हूँ 800 रुपए के भाव पे, मैंने सेल किया हुआ है पहले ही उसे 1000 रुपए के प्राइस पे, तो इन दैट केस 200 रुपीज बिकम्स माय गेन. तो फ्यूचर्स में जब तक फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर नहीं होता है, तब तक आप उसमें लॉन्ग भी क्रिएट कर सकते हो, दैट इज आप पहले बाय करके भी उसको बेच सकते हो. एट द सेम टाइम उसमें आप शॉर्ट्स भी क्रिएट कर सकते हो, वेरिन आप उसको पहले सेल करके बाद में उसको बाय भी कर सकते हो.
which is not possible in case of share equity shares except for intraday trading. Same way when you look at options, call and put options. Call option is an option where you buy a right to purchase a share, and put option is an option wherein you buy a right to sell the shares. आपने नोटिस किया होगा दोनों केस में मैंने राइट को बाय करने की बात की है. The right could be to either buy a share or to either sell a share, but when we look at the right, we are talking about buying a right when we buy an option. अब क्या होगा कॉल ऑप्शन में या पुट ऑप्शन में भी, लेट्स से रिलायंस का प्राइस राइट नाउ 1000 रुपीज पे है. आई एक्सपेक्ट द प्राइस टू गो अप टू 1200 रुपीज. उस केस में व्हाट आई वुड डू, आई वुड बाय अ कॉल ऑप्शन जो मुझे आज ही राइट देता है उस शेयर को करंट प्राइस पे बाय करने के लिए. अगर मैं वो प्रीमियम पे करके उस शेयर को, अगर मैं वो कॉल ऑप्शन बाय कर देता हूँ एंड इफ द प्राइस गोज अप, देन दैट इज द बेनिफिट व्हिच आई वुड डिराइव आउट ऑफ इट. उसके लिए मेरी कॉस्ट क्या होती है, एक छोटा सा प्रीमियम व्हिच आई हैव टू पे. सेम वे व्हेन आई एम एंटिसिपेटिंग द मार्केट टू गो डाउन, उस केस में व्हाट आई वुड डू, मैं आज के तारीख में उसके पुट ऑप्शंस बाय कर लूंगा. तो व्हाट विल हैपन, जो स्ट्राइक प्राइस के मैं पुट ऑप्शंस बाय करूंगा, अगर प्राइस उससे कम हुआ then that differential would become my gain at the time of expiry. तो ये है बेसिक अबाउट कॉल एंड पुट ऑप्शन. इन द सब्सिक्वेंट वीडियोस हम इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी स्टडी करेंगे इन टर्म्स ऑफ हाउ अ कॉल ऑप्शन वर्क्स, हाउ अ पुट ऑप्शन वर्क्स, हाउ फ्यूचर्स वर्क, एंड तब हम डिस्कस करेंगे इसके स्पेसिफिक्स के बारे में. एक्सपायरी एज वी स्पोक अबाउट, किसी भी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी होती है. टिपिकली स्टॉक ऑप्शंस जो होते हैं उनकी एक्सपायरी होती है 1 month, 2 months and 3 months. When we look at index options, वहां पे भी also have a concept of a weekly expiry. तो अगर मैं बात करूं निफ्टी की, बैंक निफ्टी की या निफ्टी आईटी इंडेक्स की, ये उस तरह के इंडेक्स ऑप्शंस है जहां पे हमारे पास वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं, which means these contracts would expire at every Thursday of the week. Whereas जो स्टॉक ऑप्शंस होते हैं इनकी मंथली एक्सपायरी होती है and that happens on the last Thursday of a particular month. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे हम आएंगे which is called as volume. वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम मींस के एक पर्टिकुलर स्टॉक की अगर मैं बात करूं तो उसके एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में कितने शेयर्स ट्रेड हुए हैं या कितने यूनिट्स ट्रेड हुए हैं, दैट इज कॉल्ड एज द वॉल्यूम. तो नॉर्मली आप देखेंगे जो अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स होते हैं, जो बड़े कंपनीज होती हैं, उन केसेस में वॉल्यूम जो होता है स्टॉक्स का, इट इज वेरी हाई. द वॉल्यूम इन दैट केस इज वेरी वेरी हाई. अ हाई वॉल्यूम डिनोट्स के उस कंपनी में ट्रेडिंग हो रही है, उस कंपनी में बहुत सारे ट्रेडर्स का या इन्वेस्टमेंट्स का इंटरेस्ट है, एंड दैट इज अ पॉजिटिव साइन. तो उस केस में क्या होगा, अगर आपको कभी उस शेयर को सेल भी करना हुआ तो बिकॉज अगर उस शेयर में अच्छा वॉल्यूम है तो आपको सेल करना उस शेयर के लिए, उससे एग्जिट करना बिकम्स वेरी इजी. वेयरएज काफी ऐसे शेयर्स भी होते हैं जिनका वॉल्यूम बहुत कम होता है, तो इन दैट केस अगर आप किसी कम वॉल्यूम वाले शेयर में आपने बाय बना लिया है एंड व्हेन यू वांट टू सेल, एट दैट टाइम यू हैव टू एंश्योर कि आपके पास सफिशिएंट नंबर ऑफ सेलर्स हो जो आपके पास से माल खरीदने के लिए रेडी हैं, वरना यू मे एक्चुअली आल्सो गेट स्टक इन दैट पर्टिकुलर सिक्योरिटी. Over to you, Vivek, to explain market capitalization. Market cap denotes the valuation of the company. So अगर मैं सिंपल वे में समझूं, मार्केट कैप अगर मैं बोलता हूँ वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी है, दैट मींस अगर जितने भी उसके नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं, आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स, लेट्स से एक कंपनी है एक्स, उसके 1 लाख शेयर्स आउटस्टैंडिंग, 1 लाख शेयर्स लिस्टेड है या 1 लाख शेयर्स इक्विटी शेयर्स है, उस कंपनी का भाव चल रहा है, प्राइस चल रहा है एज ऑफ तो 100 रुपीज. दैट मींस कंपनी का मार्केट कैप इज 1 लाख into 100 which is 1 crore. तो मैं बोलता हूँ मार्केट कैप इज द वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी. अगर मतलब वो कंपनी के जितने भी शेयर्स हैं उनटू उस हर एक शेयर की कितनी वैल्यू है, दैट बिकम्स द मार्केट कैप ऑफ द कंपनी. सो ऑब्वियसली जो बिग कंपनीज हैं जैसे रिलायंस हो गया, रिलायंस आई थिंक मार्केट कैप इज 8 to 10 लाख करोड़. जो बिग शॉर्ट कंपनीज है हैविंग मार्केट कैप ऑफ 1 लाख करोड़ एंड अबव, उसको हम यूजुअली बोलते हैं बिग शॉर्ट कंपनीज हैविंग अ ह्यूज मार्केट कैप. एंड ऑब्वियसली जो कंपनी न्यूली लिस्टेड होती है, इट स्टार्ट्स अप विद अ लो मार्केट कैप, and as in when trading increases, volume increases, it market cap goes up. Volume में मैं एक चीज ऐड करूंगा, तो फॉर एग्जांपल वॉल्यूम एक स्टॉक में वॉल्यूम है, लेट्स से 1 लाख शेयर्स का वॉल्यूम है, and there are that which obviously denotes there are huge number of buyers willing to take up that buy that particular stock, and which would also mean the stock का जो prices है would move upwards. अगर उस स्टॉक में अगर कोई वॉल्यूम ही नहीं है, लेट्स से 0 रुपीस का जीरो वॉल्यूम है, देयर इज नो वन इन द मार्केट टू परचेज दैट XYZ स्टॉक, दैट मींस जो सेलर्स है उस स्टॉक के, इफ लेट्स आई एम होल्डिंग दैट स्टॉक एंड मुझे उसको बेचना है, तो मैं अपना भाव कम करता रहूंगा टू सी कि सामने कोई बायर है टू परचेज एट दैट रिड्यूस्ड प्राइस. तो लेट्स से शेयर एक्स है, भाव मैंने लिखा फॉर एग्जांपल, ऊपर आपने लिखा बिड प्राइस, आस्क प्राइस, तो मैंने आस्क किया, अगर मैं सेलर हूं, आई एम आस्किंग 100 रुपीस पर शेयर फॉर द स्टॉक.
लेट्स से अगर स्टॉक अपवर्ड ट्रेड में जा रहा है, there would be obviously someone to purchase their stock at 100 rupees, and I may increase my bid price. I might increase my bid price, sorry, I may increase my ask price by let's say 105, 110. लेकिन अगर लेट्स से स्टॉक का ट्रेंड डाउनवर्ड्स है एंड वॉल्यूम ही नहीं, देयर इज नो बायर इन द मार्केट, एंड आई एज एन सेलर वांट्स लिक्विडिटी इन माय हैंड्स, I would obviously reduce my ask bid, I would obviously reduce my ask price so that there is someone who can purchase my stock at a reduced price. If I go other way around, अगर मैं buyer हूँ and मुझे एक particular stock खरीदना है, मैं bid करता हूँ स्टॉक को, let's say मैं bid करता हूँ 100 rupees में, and if the seller is willing to sell that share as 102, तो मुझे अपना bid correspondingly increase करना होगा 102 पे, ताकि मैं वो स्टॉक को खरीद सकूं इन दी स्टॉक मार्केट. अगर वो स्टॉक का लेट से डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा है, आई वुड रिमेन फर्म एट 100 रुपीज. जैसे मैंने प्रीवियसली डिस्कस किया, तो सेलर है वो अपना आस्क 102 से रिड्यूस करेगा 100 पे, विच टेक्निकली मींस कि जो इट ऑब्वियसली इट्स अ मिक्सचर ऑफ बोथ बायर्स एंड सेलर. जितना वॉल्यूम बढ़ेगा उसका ऑब्वियसली उतना प्राइस है जो स्टॉक का वो बढ़ेगा, विच ऑल्सो मीन्स अगर लेट्स से स्टॉक मार्केट में फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं डेली बेसिस पे, व्हिच ऑब्वियसली हैपेंस ऑन अ मंथ, ऑन अ सेकंडली, ऑन एवरी सेकंड, तो मार्केट कैप भी ऑब्वियसली एवरी सेकंड, एवरी मिनट, एवरी डे कंपनी का चेंज होगा. तो लेट्स से कंपनी लाइक रिलायंस हैविंग अ मार्केट कैप ऑफ 10 लाख करोड़, अगर मैं बोलता हूँ रिलायंस का आज शेयर 10% बढ़ा है, व्हिच टेक्निकली मींस रिलायंस का मार्केट कैप भी आज 10% बढ़ गया है. तो अगर उसका कल तक मार्केट कैप 10 लाख करोड़ था, आज ही उसका मार्केट कैप 11 लाख करोड़ हो गया, व्हिच मींस एक दिन में obviously in the normal operation, let's say on the basis of some buzz, some news in the market, Reliance का valuation 1 लाख करोड़ से increase हो गया. And the other way around also, अगर let's say कुछ negative news है in the market, the stock prices goes down by let's say 10 to 15%, तो उसका 1 लाख करोड़ या 1.5 लाख करोड़ depending 10%, 15% as the case में भी, उसका market cap उतना reduce हो जाएगा. तो market cap का relevance इस तरीके से picture में आता है. Over to you, Nirmal. Yes, the next concept is open interest. As the name suggests, it denotes the कितने कितने लोग ऐसे हैं जिनका उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में सिक्योरिटी में इंटरेस्ट ओपन है. व्हाट डज दैट मीन? ओपन इंटरेस्ट टिपिकली होता है इन केस ऑफ फ्यूचर्स एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स. नाउ व्हाट हैपेंस, किसी भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के लिए, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट के लिए, देयर हैज टू बी टू पार्टीज, वन हु इज विलिंग टू बाय द कॉन्ट्रैक्ट एंड द अदर हु इज विलिंग टू बी द सेलर इन द कॉन्ट्रैक्ट. जब ये दो लोग आपस में मिलते हैं, देन अ सिंगल कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म्ड एंड दैट डिनोट्स वन ओपन इंटरेस्ट. तो लेट्स से रिलायंस के शेयर की बात करता हूँ. रिलायंस का फ्यूचर, विवेक हैज अ व्यू द प्राइस वुड गो डाउन, आई हैव अ व्यू द प्राइस वुड गो अप. तो on the floor of the exchange, what will happen? Vivek would try to sell one future contract of Reliance. I would try to buy one future contract of Reliance. तो जब हमारे बीच में वो ट्रेड होता है and we take up a position, that becomes an open interest. तो इस केस में क्या हुआ? रिलायंस के फ्यूचर में एक ओपन इंटरेस्ट डेवलप हो गया. नाउ लेट्स सी, मीनवाइल मेरा व्यू चेंज होता है. आई वाज अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बायर. मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट, और साथ ही मान लीजिए मेरा एक और फ्रेंड है मुकेश, हु फील्स कि नहीं रिलायंस का प्राइस बढ़ना चाहिए एंड नाउ आई फील के प्राइस गिरना चाहिए. तो व्हाट आई वुड ट्राई टू डू, आई वुड ट्राई टू एग्जिट द पोजीशन. बट विवेक अपने व्यू पे फर्म है, तो विवेक इज स्टिल होल्डिंग हिज पोजीशन. बट कोई नया प्लेयर आ गया, से मुकेश, हु हैज नाउ ट्राइड टू टेक दैट पोजीशन फ्रॉम मी. तो अब मैं क्या करूंगा, मैंने जो कॉन्ट्रैक्ट को बाय किया था, अब उसको मैं सेल कर दूंगा एंड अ न्यू पर्सन मुकेश इज बाइंग द कॉन्ट्रैक्ट. तो इस केस में क्या हुआ? अब आप बोलोगे टोटल एक कॉन्ट्रैक्ट है, टोटल दो कॉन्ट्रैक्ट है. द आंसर इज टोटल अभी भी एक ही कॉन्ट्रैक्ट है. पहले क्या था, विवेक और मेरे बीच में वो कॉन्ट्रैक्ट था. अब वो कॉन्ट्रैक्ट मैंने उसमें से एग्जिट कर दिया है एंड नाउ दैट कॉन्ट्रैक्ट टेक्निकली इज बिटवीन विवेक एंड मुकेश. तो इस केस में व्हाट विल हैपन आफ्टर द सेकंड ट्रेड एज वेल, तो ओपन इंटरेस्ट है वुड स्टिल कंटिन्यू टू रिमेन एज वन. नाउ लेट्स से विवेक और मुकेश आपस में भी उस ट्रेड को क्लोज कर देते हैं, वेयर बाय विवेक ने पहले सेल किया था, अब वो उसको बाय कर लेता है एंड मुकेश ने जो मुझसे बाय किया था वो उसको सेल कर देता है. इन दैट केस व्हाट विल हैपन, जो ओपन इंटरेस्ट था, नाउ देयर इज नो ओपन इंटरेस्ट, द ओपन इंटरेस्ट वुड बिकम जीरो. तो इस केस में क्या हुआ, जब पहले मैंने विवेक ने ट्रेड किया, एट दैट टाइम द वॉल्यूम वाज 1 बिकॉज़ पहला ट्रेड इनिशिएट हुआ. फिर जब मैंने मुकेश ने आपस में ट्रेड इनिशिएट किया, द वॉल्यूम अगेन वेंट अप बाय 1 यूनिट, तो एक और ट्रेड इनिशिएट हुआ. एंड जब विवेक ने और मुकेश ने उस ट्रेड को फाइनली क्लोज अप किया, तभी भी एक और ट्रेड इनिशिएट हुआ. सो इन दिस केस व्हाट विल हैपन, इस पर्टिकुलर टाइम पे देयर आर द वॉल्यूम इज 3 बिकॉज़ 3 बार कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हुआ है, बट इन 3 ट्रेड्स के बाद द ओपन इंटरेस्ट हैज बिकम जीरो.
तो कितनी बार जब स्टॉक प्राइसेस मूव होते हैं, वी आल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर स्टॉक का वॉल्यूम बढ़ रहा है, साथ में ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, बिकॉज इट मे आल्सो हैपन कि जब स्टॉक के वॉल्यूम बढ़ रहे हैं, ट्रेड्स बढ़ रहे हैं, बहुत से लोग अपने अपने ट्रेड्स को स्क्वेयर अप कर रहे हो, व्हिच मे नॉट बी अ गुड साइन फॉर द स्टॉक परफॉर्मेंस। तो इन दोनों के बीच का फर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है बिकम्स एक्सट्रीमली क्रूशियल कि ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, विज़ वॉल्यूम क्या होता है। हायर वॉल्यूम के साथ भी ओपन इंटरेस्ट कम हो सकता है और लोअर वॉल्यूम के साथ भी ओपन इंटरेस्ट बढ़ सकता है, इज समथिंग व्हिच वी नीड टू अंडरस्टैंड। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। So margin. So margin technically means suppose आपके पास में let's say XYZ broker है, उसके पास आपने अपना डिमैट अकाउंट ओपन किया हुआ है। अगर आपने let's say आपको XYZ स्टॉक परचेज करना है, there can be two scenarios. आपको वो जो स्टॉक परचेज करना है, आपके उसका प्रेवेलिंग प्राइस 100 रुपीज है, एंड लेट्स से आपको 10 शेयर्स परचेज करना है। दैट मीन्स आपके ब्रोकर के अकाउंट में 1000 रुपीज आपके नाम पे होना चाहिए। दैट मीन्स यू मस्ट हैव पेड ब्रोकर 1000 रुपीज टू इफेक्चुएट दैट ट्रांजैक्शन। दिस इज अ नॉर्मल थिंग। अगर आपके पास पैसा है, आपने ब्रोकर को इन एडवांस पैसा दिया हुआ है, उस ब्रोकर ने 1000 रुपीज का ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया, द गेम गेट्स ओवर। इन बाद में आपको जब भी उस शेयर्स को बेचना है, स्टॉक प्राइसेस गोस अप डाउन, जो भी डिफरेंशियल है, प्रॉफिट बिकम्स या लॉस बिकम्स, जो भी है, आपको कंप्लीट पैसा अगर आपको वापस you want in your bank account or you want to execute further trades, that can be done. There is a concept called as margin. अभी let's say मेरे broker है, let's say मेरा broker है शेर खान, and मेरे पास already 1 lakh worth of stocks पड़े हैं. It can be a single stock, it can be a mixture of various stocks. अभी I find an opportunity in another stock. Let's say मुझे दिख रहा है कि आज ही Infosys 10% down चला गया है, and I want to immediately purchase that share. अभी इन नॉर्मल सिनेरियो अगर इन्फोसिस का लेट से भाव 600 से 500 रुपीज हो या 540 हो गया, 10% डाउन हो गया, 600 से बिकम्स 540, आई सी अ ह्यूज बाइंग अपॉर्चुनिटी। अब मुझे लेट से उस स्टॉक का 100 शेयर्स खरीदने हैं। व्हाट वुड बी रिक्वायर्ड कि मेरे अकाउंट में 54,000 रुपीज होने चाहिए। व्हाट 54,000 540 into 100 शेयर्स। अभी अगर मैं बैंक में एनईएफटी करूं या आईएमपीएस करूं, इट वुड लेट से टेक सम अमाउंट ऑफ टाइम, या लेट से मेरे पास अभी फंड्स नहीं है, आई एम एंटिसिपेटिंग वो फंड्स मुझे 2 या 3 दिन या नेक्स्ट डे मिलेंगे, देन आई लूज आउट द अपॉर्चुनिटी टू परचेज द स्टॉक एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। सो इसके लिए बहुत सारे ब्रोकर्स क्या ऑफर करते हैं, मार्जिन फैसिलिटी ऑफर करते हैं, wherein they give you some limit depending 2x 3x 4x of the holdings of the money you have in the broker account. So let's say मेरे पास 1 lakh of holdings पड़ी है ब्रोकर के पास में, some brokers offers me limit of let's say 2x 3x. that means मैं 2 to 3 लाख रुपीस के एडिशनल शेयर्स परचेज कर सकता हूं with the broker, and I will have to repay the amount in let's say 1 week or 5 days depending on broker to broker. कुछ broker के केस में 3 days 5 days as the case may be. and अगर तब तक मैंने वो पैसा repay कर दिया, obviously वो shares मेरे account में रहेंगे, डिमांड अकाउंट में रहेंगे, I will continue to hold that shares, and मैं उस shares को जब भी I feel I will sell off these shares. अगर उस स्पेसिफाइड ड्यू डेट तक अगर मैंने वो पैसा रिटर्न नहीं किया, जो पैसा रिटर्न आई मीन जो मेरा होल्डिंग्स है 54,000 रुपीज का, जो मैंने एडिशनल शेयर्स परचेज किए हैं, वो अगर मैंने रिपे नहीं किए टू द ब्रोकर विल सेल ऑफ द शेयर्स। उसको हम बोलते हैं ऑक्शन भी बोलते हैं। ब्रोकर विल सेल ऑफ द शेयर्स, एंड जो भी डिफरेंशियल है एट वॉट एवर प्राइस, लेट्स से मैंने 540 के प्राइस में मैंने परचेज किया था एट 0.0, एंड अभी अगर 560 है, ब्रोकर विल सेल ऑफ द शेयर्स, 20 रुपीज बिकम्स माय प्रॉफिट। अगर भाव 540 हो जाता है या 540 के नीचे रहता है, 530 520 510, आई वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट लॉस। नंबर ये हो सिनेरियो नंबर 1, मैंने विद इन द ड्यू डेट पैसा रेमिट कर दिया ब्रोकर को, डिलीवरी ले ली, एवरीथिंग गुड एंड फाइन। सिनेरियो 2, पैसा मैंने पे नहीं किया, ड्यू डेट पे ब्रोकर कंपल्सरीली सेल्स माय शेयर्स, जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है कम्स टू माय अकाउंट। सिनेरियो 3, व्हिच इज द आइडियल सिनेरियो, जो मोस्टली पब्लिक पीपल इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स यूज दिस मार्जिन फैसिलिटी, कि वो ड्यू डेट के पहले ही इफ आई गेट द डिजायर्ड प्राइस ऑफ माय स्टॉक, I would sell off the shares myself only. To give you an example, जैसे मैंने डिस्कस किया, इन्फोसिस का भाव कल तक 600 था, आज 10% डाउन गया है for XYZ न्यूज, इट इज ट्रेडिंग एट 540 नाउ, एंड मुझे लग रहा है 2 दिन के अंदर ही वो भाव 600 रुपए फिर से हो जाएगा, इट वुड अगेन रीच टू द लेवल्स ऑफ 600 रुपीज। सो मैं क्या करूंगा, 540 में परचेज कर लूंगा, आई विल यूज द मार्जिन लिमिट। 2 दिन में अगर वो भाव 600 रुपीज हो जाता है, I would sell off these shares at 600 rupees, and 60 rupees into 100 shares would become my profit, 6,000 rupees. इस केस में अपने देखा हुआ फायदा क्या हुआ, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के आई एम गेटिंग द राइट, आई एम गेटिंग द बेनिफिट टू ट्रेड इन दोज शेयर्स
to even purchase and sell those shares before the due date. तो although due date 5 days का था, अगर पहले ही मुझे लग रहा है कि मेरा desired price achieve हो चुका है, I will sell off these shares, I will earn the profit. अगर hypothetically भाव 540 की भी नीचे जा रहा है, as हमने previous slide में discuss किया, stop loss and target, तो मेरे को एक stop loss decide करना होगा, which obviously is not necessary, लेकिन एक stop loss mind में रहना चाहिए in a mind of trader or investor, कि अगर मैं margin पे play कर रहा हूँ, अगर मैं margin में खेल रहा हूँ, obviously I have the obligation to pay to the broker. तो अगर let's say 540 है, next day और 10% डाउन हो गया, let's say next day भाव 500 के नीचे चला गया, then obviously you should have some stop loss in mind कि 5%, 2%, 10%, कि उतने लेवल तक ही मुझे लॉस झेलना है, उतने लेवल तक ही मुझे लॉस बेयर करना है, एंड देन आई वुड बी लायबल टू पे दी ब्रोकर जो भी डिफरेंशियल प्राइस है इनटू नंबर ऑफ शेयर्स. तो उस केस में मेरा लॉस जो मैं रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूं. कमिंग ओवर टू अगेन नेक्स्ट स्लाइड. तो आई रिपीट, मार्जिन इज द क्रेडिट फैसिलिटी गिवन टू यू बाय योर ब्रोकर. Obviously this facility doesn't come for free. Brokers typically charge interest as high as 18% per annum obviously to give you this facility. Over to you Nirmal. एंड ये जो प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं, वेयर बाय वी आर ट्राइंग टू क्रिएट एडिशनल मार्जिन, हम ब्रोकर से वो बेनिफिट लेके हम एक एडिशनल ट्रेड क्रिएट कर रहे हैं बियॉन्ड अवर कैपेसिटी. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लीवरेज, जो हमने यहाँ पे कवर किया है. दिस एंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड लीवरेज. तो मार्जिन के ऊपर प्ले करना इज कॉल्ड लीवरेज. काफी सारे ब्रोकर्स ऐसे भी हैं जो लाख रुपए के फंड के सामने आपको 10 लाख की, 20 लाख की भी लीवरेज देते हैं फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग पर्पसेस. बट हियर वी वांट टू कॉशन यू एज वेल कि लीवरेज ट्रेडिंग कैन बी हाईली रिस्की, बिकॉज अगर आप एग्जांपल लेके आपके पास लाख रुपए के फंड्स पड़े हैं, उसके सामने आपने 10 लाख रुपए की लीवरेज लेके 10 लाख रुपए का एक ट्रेड इनिशिएट कर दिया. लेट्स से आपने इन्फोसिस के शेयर्स खरीद लिए जिसका वैल्यू 10 लाख रुपया है. अब अगर मान लीजिए कोई एक अनयूजुअल प्राइस मूवमेंट की वजह से अगर वो प्राइस 10% से भी नीचे आ गया, विच मीन्स जो आपने 10 लाख रुपए के शेयर्स परचेज किए थे उसके प्राइस 9 लाख रुपए पे आ गए, तो टेक्निकली स्पीकिंग आपका लाख रुपए का नुकसान हुआ है, बट आपने आपका पूरा कैपिटल इस केस में इरोड कर दिया है. तो चाहे वो फ्यूचर्स हो, चाहे वो फ्यूचर्स हो या चाहे वो लीवरेज ट्रेडिंग हो, इसमें सबसे बड़ा रिस्क इज हाउ टू मैनेज योर पोजीशन. बिकॉज अगर आपने बहुत ही बड़ी पोजीशन ले ली which is beyond your control or which is beyond your manageable margin limits, उस केस में you can suffer severe losses. And we have seen in the past with many of our clients जहाँ पे उन्होंने कहीं ना कहीं ओवर मार्जिन पे ऊपर प्ले करके या ओवर लेवरेज लेके they have actually burned their hands. Coming to what is premium and what is discount. जब कोई चीज का प्राइस X है and we are willing to pay a certain amount more than that, then we see the stock is trading at a particular premium. Conversely put, when the price is X and we are only paying something less than X for a particular stock, then we say that the price is trading at a discount. ये typically कब होता है? Because जब कोई stock का price 1000 रुपया है and उसका जो futures contract मान लीजिए 1005 के भाव पे ट्रेड कर रहा है, then we will say that the stock is trading at a premium. Whereas अगर वही stock का जो future option है is trading at let's say 995, in that case we will say it is trading at a discount. Like we also spoke कि futures या options में जो shares होते हैं उनके lot sizes होते हैं. So अगर मान लीजिए let's say an example of Infosys का current price है 600 रुपए का और उसका जो lot size है वो 1200 का lot size है. तो अगर आज मुझे Infosys का एक future contract buy करना है, then the minimum number of shares जो मुझे buy करने पड़ेंगे Infosys के is 1200. तो इस तरह से तरह 144 stocks right now which are under the futures and options category, and हर एक शेयर की डिपेंडिंग अपॉन दी प्राइस उसके अलग अलग लॉट साइजेस होते हैं. टिपिकली जो एक एंटायर लॉट होता है वैल्यू टर्म्स में रेंजेस बिटवीन 4 to 5 लाख ऑफ रुपीस, एंड उस तरह से उसका प्राइसिंग होती है. तो दिस इज अबाउट द लॉट साइज. विवेक, इफ यू कुड टेक अस थ्रू rollovers typically happens in the case of futures and options. So for example, let's say मैंने future is expiring at let's say today. Let's say I'm having a future of Reliance Industries. It is going to expire today. आज के डेट पे I'm supposed to close that position. चाहे वो future हो या option हो. If I don't intend to close that position, I intend to roll over it to again next month, next cycle of the future and option. That is called as rollover. तो rollover technically क्या होता है? हर I think last Thursday of every month is the expiry of the future and options. So अगर मैं उसको rollover करना चाहता हूँ to the next cycle, then that is called as rollover. अगर मैं बात करूं FIIs या DIIs की, FIIs means foreign institutional investors, DIIs means domestic institutional investors. These are basically those investors who invest in huge lots, in huge amount, huge number of shares in the company. So FII, DII basically, I mean obviously the primary difference is FII is a foreign
investor and a DII is domestic investor. ये सब institutions होते हैं like LIC, like mutual funds, like all those players who heavily invest in stocks. I mean, obviously इनके जो investments होते हैं is not small. And if a FII or DII is investing in a particular company, that increases, I mean, that not theoretically, but virtually, hypothetically, that increases the shareholders' confidence. That increases the confidence of the investors. कि अगर एक X stock में FII या DII ने invest किया है, that means obviously that company is good enough, and तभी उस XYZ investor ने huge number of shares, huge amount of investment उस company में किया है. When you talk about mutual funds, obviously mutual funds का basic मतलब है वो trust या वो funds जो जिसका only job is to invest in other companies. So mutual funds are basically run by fund managers. So let's say मेरा एक खुद का एक mutual fund है. What I will do is I will invest in stock of other companies. I can have a mixture of various companies, let's say Reliance, Infosys, Wipro, TCS, etc. Daily mutual fund का NAV होता है. जिस तरीके से स्टॉक का स्टॉक प्राइस होता है डेली, वैसे ही म्यूचुअल फंड्स का डेली एनएवी होता है. एनएवी का मीनिंग इज नेट एसेट वैल्यू. इसका बेसिक फॉर्मूला इज व्हाटएवर स्टॉक्स आई एम होल्डिंग, उसका उस दिन का प्रेवलेंट प्राइसेस. तो लेट्स से आई एम होल्डिंग 100 शेयर्स, इसका हर एक का ओवरऑल होल्डिंग ग्रॉस लेवल पे लेट्स से 1 लाख रुपीस हो रहा है, माइनस जो भी उस म्यूचुअल फंड की लायबिलिटीज है टू पे ऑफ लेट्स से 1000 रुपीस की. That means mutual fund का net worth as of now is 99,000, and hypothetically assume उस mutual fund के 1000 units outstanding हैं. That means उस mutual fund का 99 rupees becomes the NAV. अगर कल उस जितने भी stocks हैं उसका cumulative value आज की डेट पे 1 लाख रुपीस था, कल अगर वो 1,10,000 होता है या कल अगर वो 90,000 होता है, बढ़ता है या कम होता है, correspondingly the NAV would increase or decrease. Since mutual funds invest in a mixture of companies, your risk get diversified because you are not only invested, or you're not only exposed to only one sector or one company. You are exposed to set of companies. तो और let's say एक X company के against allegation आता है of let's say some fraud, whistleblowing कुछ होता है उस company में, अगर आपके पास सिर्फ वो particular stock hold करते हैं तो obviously आपका investment सीधा drastically 10% 20% downward जाता है. इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड, अगर वो कंपनी वो होल्ड भी कर रहा है पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड, ऑब्वियसली अगर 10% डाउन भी होगा, म्यूचुअल फंड के ओवरऑल एनएवी पे उतना इंपैक्ट नहीं आएगा. तो इसके लिए यूजुअली से म्यूचुअल फंड आर अ बिट मोर सेफ एज कंपेयर टू स्टॉक्स, बट ऑब्वियसली नॉट कंप्लीटली सेफ. म्यूचुअल फंड में ऑब्वियसली वन मोर थिंग जो आप ऑब्वियसली टीवी में सुना होगा, एक फास्ट लाइन आती है, म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द स्कीम डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग. तो यूजुअली क्या होता है म्यूचुअल फंड, एक आपको मैंने एग्जांपल दिया, लेट्स से म्यूचुअल फंड में सब टाइप ऑफ कंपनीज है, सब टाइप ऑफ शेयर्स है, जिसमें आईटी कंपनीज भी आ गई, जिसमें बैंकिंग कंपनीज भी आ गई, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग भी आ गई, जिसमें फार्मा भी आ गई. बट ऑब्वियसली देयर आर सम म्यूचुअल फंड्स, लेट्स से आपको चाहिए मुझे सिर्फ बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, एंड यू डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन अ पर्टिकुलर बैंक. देयर आर ऑब्वियसली some bank mutual funds which would consist a mixture of stocks like say HDFC, ICICI, SBI, etc. Now some investors would want कि मुझे let's say सिर्फ और सिर्फ फार्मा कंपनी में इन्वेस्ट करना है थ्रू म्यूचुअल फंड्स. सो देयर वुड बी सम फार्मा फंड जो सिर्फ फार्मा कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है. देयर वुड बी समवन ड्यू टू सम रिलीजियस बिलीफ हु वांट कि मैं टोबैको कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करूं, फॉर एग्जांपल आईटीसी, फॉर एग्जांपल गोदरेज फिलिप, तो ही वुड वांट कि मैं आईटीसी में इन्वेस्ट नहीं करूं. सो देयर आर सम सच फंड्स जो टोबैको कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करेंगे. सो ये इस टाइप के म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं जिसमें यू वांट योर फंड्स टू बी इन्वेस्टेड इन अ पर्टिकुलर सेक्टर and not to a open sector जिसमें सब टाइप ऑफ सेक्टर्स कवर्ड है. तो उस केस में क्या होगा, लेट्स से अगर आपने बैंकिंग सेक्टर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है आपने, अगर बैंकिंग सेक्टर ब्लूम करेगा उस कंट्री का, तो ऑब्वियसली आपका म्यूचुअल फंड विल आल्सो ग्रो अप. उसमें आपका बेनिफिट क्या होता है, यू आर नॉट सोली इन्वेस्टेड इन अ पर्टिकुलर कंपनी. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, अगर आपको बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करना है एंड आपने लेट्स से एचडीएफसी बैंक बाय कर लिया 1000 शेयर्स, उस केस में क्या होगा, कल को लेट्स से एचडीएफसी में व्हाटएवर गुड और बैड हैपेंस, गुड हैपेंस so obviously you are very happy. If something bad happens in HDFC, your stock prices would go drastically down. That means you're exposed to some risk. तो उस केस में आप क्या करोगे, आप बैंकिंग म्यूचुअल फंड जो है किसी जो अलग अलग बैंक्स में इन्वेस्ट करता है, आप उसको परचेज कर लोगे. उस केस में क्या होगा, यू आर नॉट एक्सपोज टू अ पर्टिकुलर कंपनी बट यू आर एक्सपोज टू द बैंकिंग सेक्टर एज अ होल. तो अगर बैंकिंग सेक्टर ब्लूम करेगा तो ऑब्वियसली आपके भी जो म्यूचुअल फंड की यूनिट के एनएवी है दैट वुड गो अप. एंड अगर
सेक्टर अगर डाउनवर्ड परफॉर्म करेगा, आपका वैल्यूएशन वुड गो डाउन. ओवर टू यू निर्मल. Yes, this was about mutual funds. Now coming to Dow Jones. जिस तरह से Sensex is the index for the Indian stock markets, the same way Dow Jones is the index for the US stock markets. अब आप पूछेंगे व्हाट इज प्रॉफिट बुकिंग. प्रॉफिट बुकिंग टिपिकली आपने टर्म सुना होगा कि आज मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग हो गई. नॉर्मली व्हाट हैपेंस कि जब बहुत से लोगों का व्यू मार्केट को लेके पॉजिटिव होता है, तो मेनी ऑफ देम वुड एक्चुअली स्टार्ट बाइंग शेयर्स और बाइंग द इंडेक्स, बिकॉज ऑफ विच प्राइस बढ़ने लगता है, प्राइस कीप्स ऑन गोइंग अप. बट एक पॉइंट के बाद इट टचेस अ पर्टिकुलर पीक और वहां से वो प्राइस घूम जाता है या इट स्टार्ट्स कमिंग डाउन. दैट इज व्हेन वी से दैट यहाँ पे जो हुआ है व्हाट हैज हैपेंड इज कि बहुत से लोगों ने जहाँ पे नीचे पे चीजें शेयर्स बाय किए थे, आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट दे हैव स्टार्टेड सेलिंग दोस शेयर्स, एंड बिकॉज ऑफ जो प्रेशर क्रिएट हुआ है इज बिकॉज ऑफ प्रॉफिट बुकिंग, कि लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया उस प्राइस पे बिकॉज ऑफ इट इज ओवर डिमांड, ओवर सप्लाई ऑफ शेयर्स, एंड नाउ द प्राइस इज गोइंग डाउन. सेम वे क्या होता है व्हेन पीपल आर सेलिंग शेयर्स, उनका व्यू मार्केट को लेके खराब है, द प्राइस इज गोइंग डाउन. But there would come a certain point कि people would change their view and वहां से लोग शेयर्स को वापस बाय करना शुरू करेंगे. That becomes a point of short covering. Because यहाँ पे क्या हो रहा है कि जिन लोगों ने अपने शॉर्ट्स किए थे, which means कि लोगों ने पहले सेलिंग की थी, now they are trying to cover their shorts, कि अब वो वहां से बाय इनिशिएट करके उस ट्रेड को क्लोज कर रहे हैं. This is about two things: profit booking जब किसी प्राइस को, जब कोई प्राइस ऊपर से नीचे आता है, एंड शॉर्ट कवरिंग जब कोई प्राइस जो बीटन डाउन था वहां से वो रिवर्स होकर वापस से ऊपर की ओर बढ़ने की कोशिश करता है. नेक्स्ट इज SGX निफ्टी. जिस तरह से अभी स्पोक अबाउट निफ्टी. निफ्टी क्या थी? निफ्टी वाज अ इंडेक्स व्हिच वाज ट्रेडेड बाय द NSEindia.com. अब निफ्टी जो है वो इंडिया में ट्रेड होती है इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे. सिमिलरली देयर इज वन मोर निफ्टी, इसी की रेप्लिका होती है व्हिच इज बीन ट्रेडेड ऑन द सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज. तो जो निफ्टी सिंगापुर एक्सचेंज पे ट्रेड होती है उसे हम बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म इन सिंगापुर इज SGX, उसको हम बोलते हैं SGX निफ्टी. एज कम्पेयर टू नॉर्मल निफ्टी, SGX निफ्टी के ट्रेडिंग आवर्स आर मच मोर वाइडर, एंड उसको देख के भी हम कितनी बार अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी निफ्टी का जो प्राइस मूवमेंट होगा वो किस तरफ जा सकता है. नेक्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रोकरेज. जैसे कि मैंने बताया, शेयर ट्रेडिंग के लिए ब्रोकर से एसोसिएट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एंड ब्रोकर आपको जो सर्विसेज देता है, जो फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कर रहा है ट्रेड करने के लिए, उसमें वॉट एवर ही चार्जेस, दैट इज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ ब्रोकरेज. लीवरेज हमने पहले डिस्कस कर लिया, लिमिट भी हमने पहले डिस्कस कर लिया कि लिमिट्स क्या होती है. विवेक, वी गो टू नेक्स्ट स्लाइड. Yeah. Now in this last segment what we would do is there are certain myths या कुछ ऐसी चीजें हैं about stock markets which people actually think, and we are trying to demystify them. We are also taking certain examples over here. आपने सुना होगा लोगों को बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट इज अ लॉन्ग टर्म गेम. नाउ आई टोटली एग्री विद द पॉइंट कि स्टॉक मार्केट में अगर आपको पैसा बनाना हो, यू नीड टू हैव अ लॉन्ग टर्म फिगर. बट एट द सेम टाइम स्टॉक मार्केट इज लाइक गार्डनिंग. अगर आपने कुछ प्लांट्स बना लिए हैं, आप उसे सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ नहीं सकते. आपको उसे कॉन्स्टेंटली देखना पड़ेगा, जो उसमें से खराब चीजें उनको हटानी पड़ेगी, उसकी क्लीनिंग करनी पड़ेगी. तो स्टॉक मार्केट भी उसी तरह से है. अगर आपने किसी शेयर को खरीद लिया एंड अगर आप उसे बेच ही नहीं रहे हो एंड वो चलते जाएगा, देन you may actually end up losing money as well. Classic example is Alok Industries. Alok Industries was a one good share जो टेक्सटाइल सेक्टर में था. There were people जिन्होंने 100 रुपए के भाव पे इस शेयर को बाय किया था from a very long term view. उसके बाद क्या हुआ, ओवर द इयर्स कंपनी की परफॉर्मेंस खराब होती गई, जो उसके फाइनेंस में रिफ्लेक्ट भी हो रहा था, एंड बिकॉज ऑफ विच स्टॉक प्राइस केप्ट ऑन कमिंग डाउन. और वो इतना कम आ गया कि वो 100 रुपए का स्टॉक प्राइस जो था वो 3 रुपए के प्राइस पे आ गया. तो अगर आप बोलोगे स्टॉक मार्केट है लॉन्ग टर्म गेम, तो अगर किसी ने लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से स्टॉक को बाय भी किया होता, तो आज वो स्टॉक 100 रुपए के स्टॉक को 3 रुपए में बेच के भी लॉस बुक कर रहे होते. ऑन दी कॉन्ट्रेरी, अगर आपने इस शेयर में एंट्री या एक्सिट की टाइमिंग का परफेक्ट रखी थी, तो आप 100 रुपए के आसपास स्टॉक को एग्जिट कर रहे होते. एंड लेट्स से क्लासिक एग्जांपल ऑफ दिस पर्टिकुलर शेयर ओनली, इस शेयर को हमने रिसेंटली वी हैड गिवन अ बाय रिकमेंडेशन टू आवर क्लाइंट्स, एंड 4 रुपए के प्राइस के आसपास हमने इसे हमारे क्लाइंट्स को बाय करवाया था. इन अ स्पैन ऑफ लेस देन 2 मंथ्स आज इस स्टॉक का भाव अराउंड 22 रुपए के आसपास आ चुका है. तो इफ यू सी, शॉर्ट टर्म में एक 4 रुपए के स्टॉक का भाव 5 गुना हो चुका है, मोर देन 20 रुपीज. बट लॉन्ग टर्म में होल्ड करने के बावजूद कोई ऐसा भी केसेस हो सकते हैं कि आपने एक स्टॉक को 100 रुपए में लिया हो और आपको उसको 3 रुपए में बेचना पड़ सकता हो. तो नो डाउट स्टॉक मार्केट इज अ लॉन्ग टर्म गेम, बट यू नीड टू ऑल्सो मैनेज अबाउट हाउ व्हेन टू मेक एन एंट्री एंड व्हेन टू मेक एन एग्जिट.
Yes, Vivek. Next example, if you want to give Yeah. or The share across. next example is a classic example of stock market requires too much of capital. अभी एक बहुत myth है लोगों को कि भी मुझे stock market में enter करना है तो I require a minimum investment size of let's say 1 lakh 2 lakh rupees. That is again a myth. Stock market doesn't require any minimum capital. Obviously if you want to purchase shares like MRF, obviously it would require a minimum एक share का भाव भी 60 to 70,000 है. But if you want to start with lower, I mean companies, for example like Infosys, for example companies like Reliance, इसका price, Infosys का price I think 600 to 700 rupees है. Let's say Reliance about 1500 rupees है. 1500. Even if you buy let's say one, you can, and obviously there is no lot size in that. अगर आप Infosys, you have the right to even buy one share. So it is not a case कि आपको at least 10 shares या at least 100 shares purchase करने ही होंगे. अगर मैं Reliance का 100 shares purchase करूं, it would require a minimum investment of 1.5 lakh rupees. अगर मेरे पास उतना रुपया नहीं, I can start off with 1 share, 2 share, 3 share, and slowly and gradually, disciplined manner में I can increase my holdings. So आपने obviously एक article सुना होगा, पढ़ा होगा कि जिसने 1980s में Wipro लिया होगा at whatever prices उस time prevalent थे, and over the period उसके bonus, rights issue, splits जो भी हुए हैं. I mean, I had read an article जिसमें 1 lakh rupees invested in Wipro in 1980s has become, I think some hundreds 230 of crores. I don't recollect the exact amount as of today. So obviously, option one was कि 1 lakh rupees सब invest कर लिया. Another option could be कि भी मैंने slowly and gradually shares को accumulate किए with my earnings. So let's say I may be doing business, I may be having a salary income, I may be having any class of income. I can slowly and gradually purchase those shares to increase my holdings. उससे फायदा क्या होता है? Obviously, अगर let's say मैंने shares खरीद ली है, X number of shares, and if I see a downward trend, I can obviously minimize my losses as compared to कि अगर मैंने 1 lakh rupees upfront invest कर दिया in a particular company, तो जो भी loss होगा let's say 20-30%, it becomes of an overall amount as compared to a systematic investment जहाँ पे मैं cautious हो जाता हूँ of the downward trend of the stock. Obviously एक opportunity loss है आपको कि अगर वो stock exponentially बढ़ने लगा तो you lose out कि भाई मैंने उतना stock discounted price पे पहले ले लिया होता. But then again, if your earnings are limited, if your investment size is limited, the ideal scenario is to minimize your risk, make multiple investments, and play less on margin and leverage. Over to you, Nirmal. Yes. The third point is आप देखेंगे जितने भी नए stock investors होते हैं, stock traders होते हैं, typically what they do is instead of doing their own research, instead of making an own assessment, they would typically want to rely on what the broker is saying. काफी जगह ब्रोकर्स भी इस तरह होते हैं कि जो अकाउंट खुलवा देते हैं एंड दे विल जस्ट से कि आप बस पैसा लगा दो, इसमें क्या बाय करना है क्या सेल करना है वो हम आपको बता देंगे. दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक अ पर्सन कैन डू. व्हाई? बिकॉज आपका जो ब्रोकर है, हाउ डज ही अर्न द मनी? ही अर्न्स मनी बाय चार्जिंग ब्रोकरेज. ब्रोकरेज कब जनरेट होती है? द मोर नंबर ऑफ ट्रेड्स यू मेक, द मोर ब्रोकरेज ही वुड जनरेट. तो आप एक इन्वेस्टमेंट एडवाइस ले रहे हो फ्रॉम अ पर्टिकुलर पर्सन जिसका होल ऑब्जेक्टिव वुड बी, जिसकी होल साइकी वुड बी टू मेक मोर एंड मोर ट्रेड्स फ्रॉम यू, एंड बिकॉज ऑफ व्हिच व्हाट विल हैपन, आप मल्टीपल ट्रेड्स में एंटर होगे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग मनी वुड गो अप एंड यू मे एक्चुअली एंड अप ब्लोइंग अप योर कैपिटल. तो यहाँ पे वही बात की गई है कि you should always try to create two separate things. आपका जो ब्रोकर है, his purpose is to only trade in, make you trade into stocks. जो भी आपको ट्रेड लेने हैं वो उसमें आपको खाली असिस्ट करे. But when you want to select which stock to trade and when to trade, that has to be on the basis of either your own assessment या आप खुद से उसको स्टडी करें, or you look at some other advisor who does not have any independence issue with you. This is something which you need to understand. Over to you, Vivek. So just to add on further, जो ये myth लिखा हुआ, your broker is a best advisor. There is a famous quote which I usually quote in the stock market perspectives. Never ask a barber when to have a haircut. Even if you are bald, अगर आप फिर भी अगर गंजे हो, सिर पे बाल नहीं है, barber would be ready to give you a haircut. Same way आपके broker को कभी मत पूछो कि कौन सा stock खरीदना है, कौन सा बेचना है. He would, अगर let's say downward trend भी है, he would want you to invest in that stock at 0.0 so that उसकी जो brokerage earnings है या बाकी earnings है would go up. You should obviously have some independent person who is a third party who can properly guide you कि वो XYZ stock आज खरीदना है या मुझे एक हफ्ता 2 हफ्ता वेट करना है ताकि मुझे discounted price में more number of shares वो मिल जाए. So coming to next concept, brokerages trading costs are expensive and eat away at profits. Abhi obviously there are many brokers, I don't want to name as of now, who charges brokerages on delivery trades as high as 0.5%. तो उस केस में obviously your brokerage cost become very expensive.
सो अज्यूमिंग आपने अगर 1 लाख रुपीज का ट्रेड एग्जीक्यूट किया है, तो आपको परचेस करने के लिए उसके लिए 500 रुपीज ब्रोकरेज पे करना होगा, विच इज 0.5%. अगर आप उस स्टॉक को बेचते भी हो तो भी 0.5% ब्रोकरेज पे करना होगा, विच इज अगेन 500 रुपीज. तो अपने प्रॉफिट हुआ नहीं हुआ, भाव ऊपर नीचे हुआ नहीं हुआ, आपका 1% becomes the cost, 0.5% at buy side, 0.5% at sell side. So 1,000 rupees becomes a fixed cost. So obviously it can turn up your profits. Now you need to choose your broker wisely. So there are some heavy discount brokers like Zerodha, yeah, Upstocks, which charges a flat 20 rupees brokerage on per share trade on a particular day. तो अगर आपने उस Upstocks या let's say Zerodha में अपना अकाउंट खोला है, there are many other brokers who charge very flat or minimal brokerage. Comparing 1,000 rupees or 500 rupees which are 20-25 rupees brokerage, and let's say आपने एक महीने में 10-15 transactions किए हैं, तो कहाँ आप 500 rupees एक साइड पे into 10 आप 5,000-6,000 rupees पे कर रहे हो as a brokerage, as compared to 20-25 rupees per trade into 10 shares, 10 trades, which is hardly 200-250 rupees. So obviously this becomes a more lucrative option as compared to a traditional brokers. My traditional brokers, obviously I won't name them, but the highest brokerage I have seen is 0.5%, 0.6%. The lowest I have seen is 0.2%, 0.25%. But still, that proves to be costly. But obviously, those traditional brokers gives you a margin facility. So for example, अगर वो आपको brokerage charge कर रहा है, and अगर जैसे मैंने previously discuss किया कि Infosys का price 600 से 540 पे आ गया है, and मुझे आज वो shares खरीदने हैं, I get the leverage, I get the margin from the broker to purchase that shares. तो भले ही मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है, मैंने उनको पैसा ट्रांसफर नहीं किया हो, the broker would execute the transaction of whatever number of shares I require, depending on the margin limits. When you come at these deep discount brokers, they give you margin facility, but to only for intraday trades. तो अगर लेट से मैंने जो एग्जांपल डिस्कस किया 540 का आपने Infosys ट्रेड एग्जीक्यूट कर लिया, you will need to reverse the trade by the end of day, which is by 3:30 p.m. या 3 p.m. अगर आपने 3 p.m. तक अपने ट्रेड रिवर्स नहीं किया, broker would reverse the trade at whatever prices is prevalent. So obviously, with deep discount comes a certain lesser facilities as compared to higher brokerage costs, which gives you some margin facilities. Over to you, Nirmal. Yes, with margin facility also comes risk, which is our next point. Leverage helps you to maximize profits. Now leverage की जैसा आपको मैंने एग्जांपल बताया था कि अगर आप लाख रुपए के कैपिटल पे 10 लाख की पोजीशन लेके बैठ जाएंगे, if the stock goes up 10%, you double your capital in a single trade. But if the stock comes down by 10%, आपका जो capital था that can completely turn out to be zero. तो इसीलिए leverage is a sword which can chop off your own hand. It has to be very delicately handled. अगर आप मार्केट में काफी टाइम स्पेंड नहीं कर चुके हैं, and if you are not a professional market approacher, you should not look for leverage at the initial stages of an investment. And इसके लिए what is the best way? The best way is to have a position sizing. कि depending upon the capital, what should be the position which you should take. आपका एक ट्रेड पे what is the maximum risk which you should be taking. आपका इन्वेस्टमेंट साइज कितना होना चाहिए on a single trade, so on and so forth. ये किस तरह से होता है, कैसे करना चाहिए, we will try to discuss in the subsequent videos. Last point, profitability is the most important. आप नॉर्मली लोगों को देखेंगे कि whenever you look at traders या equity investors, they would all have their profit stories कि हमने शेयर मार्केट से इतना कमाया, हमने ये ट्रेड्स किए थे, हमने ये प्रॉफिट बनाया. But you would never hear anybody talking about उन्होंने कितने losses किए या how do they manage their risk. These are all the people जिन्होंने हर किसी ने मार्केट्स में कहीं ना कहीं losses किए होंगे या पैसे तोड़े होंगे, but they would never accept that. And वो क्यों होता है? Because there is the most crucial thing about stock market is not to make profits but to manage your risk. You can take 10 good trades which can give you 5,000 rupees in terms of profit, but अगर आपका एक ट्रेड भी गलत चला गया, that has the potential to eat away your entire profits. And उसको किस तरह से हम safeguard कर सकते हैं? That is by effective and sound risk management strategies. इसकी भी अगेन बहुत सी strategies होती है जिसके थ्रू आप रिस्क को मैनेज कर सकते हो. We will try to discuss about it in the subsequent videos. तो आज के हमारे वीडियो में इतना ही. We have tried to understand the basics of how things work in part 1 of this video. I hope आपको ये अच्छा लगा हो. If you like our work, please press the like button, share our video with your friends, and subscribe to our channel as well. Thank you so much for your patient listening. Thank you.